एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो दोस्तों, आज आपके जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का मैराथन का पार्ट 2 है। इसमें आप लोगों का जो मैंने पार्ट 1 में आप लोगों का टॉपिक डिस्कस कर दिया था, कुछ टॉपिक आप लोग अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। अदरवाइज आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अदर सब्जेक्ट की भी मैंने आप लोगों की मैराथन बना रखी है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आने में थोड़ी डिले हो गई है, तो उसके लिए सॉरी आप लोगों के, क्योंकि आखिरकार मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो में थोड़ा सा लेट कर दिया है। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द अदर सब्जेक्ट की मैराथन आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करा पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट में मैंने आपका छोड़ा था, वो मैंने आपका छोड़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम, यानी कि इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस है यहाँ पे कि आखिरकार पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका पाठ्यक्रम है वो आपके एजुकेशनल प्रोसेस के लिए, यानी कि आपके शैक्षिक प्रक्रिया के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट शो किए गए हैं। जैसे पहला आपको बताया गया है, करिकुलम प्रोवाइड डायरेक्शन टू द टीचर, यानी जो पाठ्यक्रम होता है वो शिक्षक को क्या करता है, हमारे टीचर को दिशा प्रदान करता है। करिकुलम असिस्ट द टेक्स्ट बुक ऑथर, और जो हमारा पाठ्यक्रम होता है वो क्या करता है, हमारे ऑथर को, यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक के लिए हमारे ऑथर को क्या करता है, उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है करिकुलम इंश्योर प्रॉपर परस्यू ऑफ एजुकेशनल एम एंड ऑब्जेक्टिव। हमारे करिकुलम का हमारे मेन एजुकेशनल एम और जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको क्या करता है, सुनिश्चित करता है। पाठ्यक्रम हमारे स्कूल के प्रबंधन को उचित बुनियादी ढांचे व्यवस्था के लिए मार्गदर्शन करता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारे स्कूल के मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित करने के लिए हमारा पाठ्यक्रम क्या करता है, मेन उसमें गाइड करता है। करिकुलम ट्रांसफर कल्चरल हेरिटेज टू द यंग, और उसके बाद आपका आता है करिकुलम डेवलप द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यानी कि जो पाठ्यक्रम होता है वो हमारे व्यक्ति और समाज का क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का आएगा करिकुलम डेवलपमेंट, यानी पाठ्यक्रम विकास पूछा जाता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, करिकुलम हम लोग बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के शिक्षा में, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि स्टूडेंट की शिक्षा में डेवलप करने के लिए करिकुलम का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि करिकुलम जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो आपको किस चीज़ में बच्चे के नीड, एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट, यानी कि जो हमारे लर्नर्स होते हैं उनके अनुभव, उनके चयन, यानी कि वो किस चीज़ को चुनते हैं, या फिर उनका इंटरेस्ट, या फिर उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, राइट। उनके आधार पर वो समाज और हमारे समाज की प्रकृति के आधार पर क्या करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को सेलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एग्जीक्यूशन या निष्पादन करते हैं और उनका इवेल्युएट करते हैं। अब इसमें बताया गया है कि करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, यहाँ पे प्रक्रिया बताई गई है कि उनकी 3 तरीके की कुछ प्रभावी विकास है, मल्टी स्टेप, ऑन गोइंग और साइक्लिकल प्रोसेस। ये जो प्रक्रिया है ये आपके मौजूद जितने भी प्रोग्राम है ये इवेल्युएट करने में आपके हेल्प करते हैं, और एक नए प्रोग्राम को लागू करने में, या फिर आप बोल सकते हैं उनको रिवाइज्ड करने में, या फिर उनको इवेल्युएट करने के लिए क्या करते हैं, उसको बैक टू इवेल्युएट, यानी कि मूल्यांकन करने के लिए वापस से क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ करिकुलम। टाइप्स ऑफ करिकुलम में आप बता देंगे कि पाठ्यक्रम के आखिरकार कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, यानी कि विशेष केंद्रीय पाठ्यक्रम। चाइल्ड सेंटर हो गया, यानी बाल केंद्रित। कोर करिकुलम, कोर पाठ्यक्रम ही कहते हैं। इंटीग्रेटेड करिकुलम, एकीकृत। एक्सपेरिमेंट करिकुलम, यानी कि प्रयोग, एक तरीके से बच्चा अगर अपने करिकुलम में क्या करता है, एक्सपेरिमेंट भी हो जाता है। क्राफ्ट सेंटर्ड, इंटर डिसिप्लिनरी और सब्जेक्ट सेंटर्ड, ये कुछ तरीके के टाइप है, आप 2-3 अपने एग्जाम में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है मॉडल, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, यानी कि मॉडल बताएंगे कि आखिरकार करिकुलम के विकास में मॉडल क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन देख लेंगे कि दोस्तों मॉडल क्या होता है। तो मॉडल जो होता है वो किसी भी व्यक्ति या उस चीज़ हो, कोई भी ऐसी कोई चीज़ हो, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि कोई भी पर्सन या थिंग या एक्टिविटी, कोई भी ऐसी गतिविधि हो जिसका आप काल्पनिक रूप से क्या कर पाएँ, उसके वास्तविक रूप से उसकी विशेषता, उसके आकार और उसके काम का परिचय दे पाते हैं, वो आपका मॉडल होता है। अगर आप हेनरी सेसिल वायलेट के अनुसार देखेंगे तो उनके लिए है कि कोई ऐसे विशेष डिज़ाइन जिसके आदर्श के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, कार्रवाई की जानी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सम पर्टिकुलर डिज़ाइन, कुछ ऐसे पर्टिकुलर डिज़ाइन से, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको मॉडल कहा जाता है।
यहाँ पे कुछ आप लोगों के करिकुलम विकास करने के लिए कुछ मॉडल दिए गए हैं। उनमें से मुख्य मॉडल आप लोगों के पहला आता है हिल्दा टाबा मॉडल, दूसरा ट्रायलर मॉडल है, थर्ड वन इज सेलोर एंड अलेक्जेंडर मॉडल, फिर उसके बाद आपका आता है हंकिस मॉडल, गुडलैंड मॉडल। ये इस तरीके से आपके कुछ मॉडल यहाँ पे शो किए गए हैं, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के हिल्दा टाबा मॉडल आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं हिल्दा टाबा मॉडल के बारे में। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा और हिल्दा टाबा मॉडल आप लोग ब्रीफली में ज़रूर कीजिएगा। तो हिल्दा टाबा कौन थी? हिल्दा टाबा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके 1902 से लेकर 1967 में हुआ था, और वो एक वास्तुकार थी, यानी कि एक आर्किटेक्ट थी। उसके बाद वो एक करिकुलम थ्योरिस्ट, करिकुलम रिफॉर्मर और एक टीचर एजुकेटर भी थी, यानी कि वो एक शिक्षक भी थी। हिल्दा टाबा का कहना ये था कि सी आर्ग्यू डेट, और उन्होंने इस पे आर्ग्यू भी किया था कि जो क्रिएटिंग होता है, क्रिएटिंग यानी कि कोई चीज़, आप लोग ये बोल सकते हैं कि कोई चीज़ बनाने के लिए एक निश्चित आदेश दिया जाना चाहिए। और उनका मानना ये था कि शिक्षक जो होते हैं वो करिकुलम पढ़ाते हैं, यानी कि वो टीचर जो होते हैं वो क्या करते हैं, पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, और उन्हें इसे विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। और इस मॉडल को आप लोग ग्रास रूट अप्रोच भी कहते हैं। ताबा मॉडल इज इंडक्टिव अप्रोच, यानी कि जो ताबा का मॉडल है वो एक दृष्टिकोण है, और टीचर अप्रोच भी है, शिक्षक दृष्टिकोण से भी देखा गया है। और ताबा का मानना था कि जो टीचर्स होते हैं वो छात्रों की ज़रूरत के बारे में, यानी कि उनकी नीड के बारे में पता करें और उस करिकुलम में क्या करें, दिन पर दिन उसको डेवलप करते जाएं। हिल्दा टाबा ने यहाँ पे प्रमोट किया था, आप इसको ऐसे ही हाईलाइट करके एग्जाम में लिख सकते हैं कि हिल्दा टाबा ने यहाँ पे प्रमोट किया था डाउन टॉप मॉडल और ग्रास रूट अप्रोच। यानी कि हिल्दा टाबा का जो मॉडल है वो हिल्दा टाबा ने किसको अप्रोच किया था, यानी सबसे ज़्यादा किसको बढ़ावा दिया था, डाउन टॉप मॉडल को या फिर ग्रास रूट अप्रोच को, जो कि आपका हिल्दा टाबा मॉडल ही कहलाता है। अब आपका इनमें बताते हैं कि उनकी मेन दृष्टिकोण क्या थी, उनका मेन आइडिया क्या था। द मेन आइडिया टू दिस अप्रोच इज दैट द नीड ऑफ द स्टूडेंट आर एट द फोर फ्रंट ऑफ द करिकुलम। यानी कि उनकी दृष्टिकोण में उनका मेन जो आइडिया था वो ये था कि जो भी स्टूडेंट्स की जितनी भी नीड्स होंगी, जितने भी ज़रूरत होगी, वो आपके क्या किया जाए, पाठ्यक्रम में सबसे ज़्यादा उसे आगे लाया जाए और उसको पूरा किया जाए। यहाँ पे 7 स्टेप बताए गए हैं। वो 7 स्टेप कौन से हैं कि 7 कदम ऐसे कौन से लिए गए थे हिल्दा टाबा मॉडल में। पहला है डायग्नोसिस ऑफ नीड, दूसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि सीखने के उद्देश्य का निर्माण, थर्ड वन इज सिलेक्शन ऑफ लर्निंग कंटेंट, उसके बाद आएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, यानी कि सीखने की गतिविधि का संगठन क्या है, और 7th स्टेप कौन सा था, इवैल्यूएशन एंड मीन्स ऑफ इवैल्यूएशन। चलिए 1 बाय 1 करके इसे समझ लेते हैं कि सारे क्या आएंगे। यहाँ पे मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इकट्ठे यहाँ पे ब्रीफ में देख रखा है, तो आप लोग इसे करिएगा। इसको मैंने यहाँ पे सिंगल इसलिए भी किया है कि हिंदी मीडियम वालों को बहुत ईजी हो जाए। तो पहला आप लोगों का जो हिल्दा टाबा का स्टेप था वो क्या था, डायग्नोसिस ऑफ नीड, यानी ज़रूरत का निदान। इसमें क्या प्रोसेस था कि जो भी टीचर्स होते हैं वो छात्रों की ज़रूरत को, यानी कि उनकी क्या नीड है, उसको पहचान कर और अपने कार्यक्रम को, यानी कि अपने करिकुलम को क्या करें, उसके अकॉर्डिंग योजना बनाए, बच्चे की नीड को पहले पहचाने, उसके बाद उस प्रोसेस के बाद वो क्या करे, करिकुलम को प्लान करे। सेकेंड फॉर्मुलेशन में ये होता है कि उसके बाद जब शिक्षक को नीड पता चल गई कि आखिरकार स्टूडेंट की या फिर बच्चे की क्या नीड है, तो उसको उस पर ध्यान दे और उसके बाद क्या करे, उनको उद्देश्य पूरा करने के लिए वो एकम्प्लिश करे। थर्ड जो आता है वो आपका आता है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग कंटेंट, यानी कि सीखने की सामग्री। पहला तो बच्चों की ज़रूरत के बारे में उन्होंने देख लिया, दूसरा भी है कि बच्चों की क्या क्या नीड है, उसकी तरीके से उनको करिकुलम रेडी करना है। थर्ड आपका आएगा इन दिस करिकुलम ताबा बिलीव दैट द कंटेंट शुड मैच द ऑब्जेक्टिव। अब ताबा का मानना क्या था, उनका मानना था कि जो कंटेंट है, जो हमारा मेन कंटेंट है, वो हमारे किससे, ऑब्जेक्टिव से क्या करता जाए, मैच करता जाए, यानी कि उससे मेल करता रहे। और ऑब्जेक्टिव है, ये दोनों सेम ही है। आप लोग लैंग्वेज देख लेना, आप लोग को जो सुटेबल लगे अपना अकॉर्डिंग लिख लेना, दोनों में सेम ही बातें लिखी हैं। फोर्थ आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग कंटेंट, यानी सीखने की सामग्री का संगठन बताया गया है। अब इस कंटेंट में क्या बोला है, द कंटेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन द स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल, यानी कि आपके जो भी कंटेंट का, यानी छात्र को जो कंटेंट है उसकी उपलब्धि के लिए क्या करा जाए, एक अचीवमेंट लेवल यहाँ पे बताया गया, अचीवमेंट लेवल, बच्चे के स्तर पे क्या किया जाए, उसको आयोजन किया जाए, बच्चे के उसको, यानी कि उसके कंटेंट को क्या किया जाए, ऑर्गेनाइज अच्छे से किया जाए।
उसके बाद बताया है कंटेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू पीपल्स एंड पीपल मस्ट इंगेज द कंटेंट। अब आपको क्या करना है, कंटेंट रेडी कर दिया जाए, उसका लेवल हाई करने के बाद विद्यार्थी क्या करे, उस पर इंगेज हो जाए, इस तरीके से कंटेंट को बनाया जाए कि बच्चा बिजी हो जाए। और इस पॉइंट पर शिक्षक क्या करे, इंस्ट्रक्शनल मेथड यानी अनुदेशात्मक तरीकों से चयन कराए, बच्चों को सिलेक्शन करवाए कि जो छात्र को शामिल करेगी किसमें, उस कंटेंट में, जो कंटेंट उन्होंने बनाया है। तो उसके बाद क्या करेगी, टीचर उसमें सेलेक्ट करेगी कि किस तरीके से बच्चों को उनको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सिक्स आपका स्टेप जो आएगा वो आपका आएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे क्या बताया, सीखने की गतिविधि बतानी है। अब इसमें क्या है, जस्ट एज कंटेंट मस्ट बी सीक्वेंस्ड एंड ऑर्गेनाइज। अब हमको क्या करना है, जो हमने कंटेंट बनाया उसको हमें सीक्वेंस वाइज लगाना और सही तरीके से व्यवस्थित करना है। सो मस्ट द लर्निंग एक्टिविटीज़, जैसे कि क्या हो कि सीखने की गतिविधि को उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया जाए। ऑफन अक्सर देखा गया है आपका द सीक्वेंस ऑफ द लर्निंग एक्टिविटीज़ इज डिटरमाइंड बाय द, अक्सर क्या देखा गया है कि जो हम लर्न कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं उस गतिविधि में अगर हम उसको सीक्वेंस वाइज लगाए जा रहे हैं तो उसकी जो कंटेंट द्वारा क्या किया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है। बट द टीचर नीड टू कीप इन माइंड द पर्टिकुलर स्टूडेंट हुम ही और शी विल बी टीचिंग, यानी कि अब जो टीचर होता है वो आपके विशेष छात्रों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो क्या पढ़ाएंगे आखिरकार। उनका मेन कंटेंट जब रेडी हो जाता है, कंटेंट के द्वारा उनकी एक्टिविटी शो कर दी जाती है, तो अब टीचर को ये देखना है कि वो किस तरीके से छात्रों को पढ़ाएंगे। और जो 7th और लास्ट स्टेप होता है उसमें इवैल्यूएशन आएगा। इवैल्यूएशन में क्या होगा कि बच्चों की यानी कि छात्रों की प्रोग्रेस देखी जाएगी, उनके पूरे साल भर में उन्होंने क्या प्रोग्रेस की है उस पर नज़र रखी जाती है। इवैल्यूएशन आपके डिफरेंट पॉइंट है, यानी कि जो मूल्यांकन करेंगे उसमें शिक्षक और छात्र की योजना बनाने और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होता है। सीखने की गतिविधि को अपनाने में मदद करने के लिए उनका मेन पॉइंट होता है, यानी कि अगर आप बच्चे को कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो उसका इवैल्यूएशन करने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट यह है कि हम ये देख लेंगे कि आखिरकार बच्चे ने अभी तक कितना कुछ सीखा और बच्चे ने अपने उसे एक्टिविटी में या अपने उद्देश्य मन में क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल करी। अब आपका आता है हिडन करिकुलम। आखिरकार हिडन करिकुलम क्या होता है? हिडन करिकुलम इज ऑल दोज थिंग दैट वी टीच इन स्कूल दैट आरंट रिटन डाउन इन सिलेबस डॉक्यूमेंट। जो आपका हिडन करिकुलम है वो सारी चीज़ों में इंक्लूड होता है जो हम स्कूल में क्या करते हैं, सिखाने के लिए पाठ्यक्रम दस्तावेजों के नीचे नहीं लिखा होता है। जैसे कोई कोई चीज़ें आपकी ऐसे इंक्लूड होती हैं जो हम की क्या करते हैं, अपने चीज़ों में इंक्लूड करते हैं। जैसे क्या एग्जांपल देख सकते हैं, रेजिंग योर हैंड टू स्पीक, यानी कि आपको कोई भी चीज़ बोलनी है तो बोलने के लिए आपको हाथ उठाना होगा, तो ये आपके पाठ्यक्रम में आएगा, बट इसे आप हिडन करिकुलम का नाम देंगे। दूसरों के साथ आपको कैसे काम करना है ये भी आपका हिडन करिकुलम में आ जाएगा। बीइंग टू ऑन टाइम टू क्लास, यानी कि आपको क्या करना है कि आपको क्लास में समय पर होना है, ये आपका पाठ्यक्रम है। और उसके बाद है बीइंग रिस्पेक्टफुल टू अदर, यानी कि आपको दूसरों के प्रति कैसे सम्मान करना है, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, हिडन करिकुलम में। अब आपके हिडन करिकुलम के यहाँ पे फ़ायदे और नुकसान दिए हैं। फ़ायदे में आपको बोला गया है हेल्प प्रिपेयर अस फॉर लाइफ इन अ सोसाइटी बियॉन्ड स्कूल, यानी स्कूल से पर ये आपका एक जो समाज के जीवन के लिए हमें तैयार करने में मदद करता है हिडन करिकुलम, क्योंकि हिडन करिकुलम में क्या होता है, सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि आपको स्कूल के बाहर भी आपको समाज में कैसे किस तरीके से रहना है ये चीज़ आपको सिखाता है। टीचेस चिल्ड्रन टू ओबे एल्डर, और बच्चों को बड़ों की बात मानना सिखाता है कि कैसे बच्चों को क्या करना चाहिए, बड़ों की बातें माननी चाहिए। हेल्प मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और कानून और व्यवस्था कैसे बनाए रखते हैं उन सब को सीखने में हेल्प करता है। यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी दिए गए हैं। रिप्रोड्यूस सोशल क्लास इनइक्वालिटी, यानी कि जो आपके क्लास की असमानता है उसको वापस से रिप्रोड्यूस करता है। आउटडेटेड सोशल रूल आर रेनफोर्स, यानी कि पुराने जितनी भी हमारी सामाजिक भूमिकाएं हैं उसको क्या करता है, रेनफोर्स करता है, पब्लिक किया जाता है। माइनॉरिटी आर एक्सेप्टेड टू एसिमिलेट टू द मेजॉरिटी कल्चर, ये आपके डिसएडवांटेजेस में है, जिसमें आपको बताया गया है कि जितने भी हमारे मेजॉरिटी कल्चर हैं उसको क्या कर दिया जाता है, आत्मसात करने की उम्मीद जगाई जाती है। अब आपके हिडन करिकुलम में आपके कुछ पेशेवर और कुछ आपके विपक्ष भी दिए गए हैं।
पेशेवर में अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट देखेंगे तो पहला आएगा स्कूल के काम जो हमें समाज में क्या करता है, जीवन के लिए तैयार किया करता है। इसमें क्या होता है, ये आपका पहला मेन पॉइंट है। आप लोग इसी तरह इसको हाईलाइट करके उसके बाद अंदर ब्रीफ कीजिएगा। सोसाइटी नीड नॉर्म दैट बाइंड अस, यानी जो हमारे समाज होते हैं उसे क्या किसकी ज़रूरत होती है, आपस में एक दूसरे से बंद होने की बहुत ज़रूरत होती है, यानी कि उन्हें बांधे रखने के लिए। इफ़ वी डू नॉट हैव अ शेयर्ड कल्चर और शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, सोसाइटी माइट क्रबल। यानी कि अगर हमारे पास अच्छे बुरे, सही गलत या फिर ऐसी कोई संस्कृति साझा नहीं है, एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते, तो हमारा समाज उससे क्या हो सकता है, क्रम्बल हो सकता है, खराब हो सकता है, उखड़ सकता है। इसलिए अच्छा है कि डेट स्कूल आर अ प्लेस वेयर वी लर्न टू गेट अलॉन्ग, कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। दूसरा, चिल्ड्रन नीड टू बी टॉट टू ओबे अडल्ट, यानी जो बच्चे हैं उनको अडल्ट से कैसे बात मानना चाहिए, उन्हें क्या क्या मतलब सिखाया जाना चाहिए कि किस तरीके से उन्हें बात करनी है। इसके अंदर भी वही सारे पॉइंट हैं कि चाहे वो स्कूल में हो, घर में हो या फिर कहीं पर भी आपके बाहर कहीं भी ऐसी जगह पर हो, तो उन्हें क्या करनी चाहिए, बड़ों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो बच्चों को सिखाएं कि उन्हें किस तरीके से बात करनी है। और शिक्षक के रूप में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया है रेस पीपल वेल नॉट जस्ट टीच देम थिंग, यानी लोगों को अच्छी तरह से कैसे उठना है, सिर्फ उन्हें ही ये सब बातें सिखाने के लिए बोलनी चाहिए। थर्ड वन आता है स्कूल वुड फेल टू फंक्शन विदाउट रूल, यानी जो स्कूल है वो बिना नियम के काम करने में क्या हो सकता है, विफल हो सकता है। द हिडन करिकुलम इज नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर एंड फेयरनेस, यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आपके हिडन करिकुलम है यानी छिपा पाठ्यक्रम है, उसमें आपकी व्यवस्था और निष्पक्षता क्या होता है, बनाए रखने के लिए जरूरी है। रूल्स आर नेसेसरी टू क्रिएटिंग काम, और जो आपके रूल बनाए जाएंगे उसमें आपको शांत रहने की बहुत ज़रूरत है। प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट यानी कि बहुत अच्छे आपके उम्मीद के अकॉर्डिंग ही आपका वातावरण होना चाहिए। विच लर्निंग विल अकर, यानी कि जो आपको सीखना होगा। ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके पॉइंट आ जाएंगे पेशेवर में। अब आपके यहाँ पे विपक्ष के कुछ पॉइंट बताए गए हैं। पहला है रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल क्लास इनइक्वालिटी, सामाजिक वर्ग में आपके असमानता के प्रजनन के बारे में है। इसमें बोला है इट इज़ पॉसिबल डैट द हिडन करिकुलम सबटाइल टीचेस वर्किंग क्लास पीपल डैट दे नीड टू रिमेंबर देयर प्लेस इन लाइफ, टू वर्क हार्ड एंड अर्न अ मैनेजर लिविंग विदाउट कंप्लेनिंग, यानी कि आपको इसमें यह बताया गया है कि जो आप लोगों का ये संभव माना गया है कि हिडन करिकुलम क्या होता है, आसानी से आप लोगों को क्या कर दिया जाता है, टीच कर दिया जाता है, सिखाता है कि जीवन में हमें अपने जगह जगह किन किन बातों को क्या करना चाहिए, अपने अपने ज़िंदगी में क्या कुछ कुछ बातें याद करनी चाहिए। टू वर्क हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और हमें शिकायत के बिना क्या करना चाहिए, अपने बिना शिकायत के हमें क्या करना चाहिए, कमाने के लिए आगे एक्टिविटी करते रहना चाहिए। जेंडर रोल आर इनरेनफोर्स, यानी आपके जेंडर रोल प्रबलित किस चीज़ों से होती हैं। सम पीपल थिंक स्कूल सबटाइल टीच गर्ल्स टू वेट वेयर टर्न, यानी कि कुछ लोगों को लगता है कि जो स्कूल है वो हमारे आसानी से क्या होता है, लड़कियों को सिखाने के लिए होता है, जैसे कि वो एक्ट करते हैं लाइक लेडीज़ की तरह। एंड बी पोलाइट, अगर हम लड़कियों को कोई चीज़ सिखाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जेंडर रोल, मतलब यहाँ पे भी आप लोग जेंडर रोल देख सकते हैं कि क्या क्या भूमिका निभाई जाती है। कि अगर लड़कियों को पढ़ा रहे हैं तो उनके तरीके से, कि आप उनको आराम से पढ़ा रहे हैं, उनकी तरीके से उनकी बिहेव करके बता रहे हैं। और जबकि यही चीज़ अगर लड़कों को पढ़ाई जाती है तो कैसे कर दिया जाता है, तो उनको उन्हीं की तरीके से बात करते हैं, उन्हीं की तरीके से उन्हें सिखाया जाता है। पीपल ऑफ कलर एंड माइनॉरिटी कल्चर आर एक्सपेक्टेड टू एसिमिलेट, अब इसमें क्या होता है कि जो लोगों के रंग होते हैं या फिर उनकी सांस्कृतिक जीवन के बारे में क्या बता दिया जाता है, आत्मसात करने की कुछ उम्मीदें जगाई जाती हैं। तो आप इसमें से कुछ शॉर्ट फॉर्म में भी अपने में लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हिडन करिकुलम इन स्कूल में आएगा, स्कूल हैव मैनी अनरिटन रूल, यानी कि स्कूल जो है वो आपके अनरिटन रूल्स लिखे गए हैं। डैट नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर सक्सेसफुल, और जिनकी सभी सफलता के लिए ध्यान में रखनी जानी चाहिए। जैसे कि हाउ टू ड्रेस, किस तरीके से उनके ड्रेस होने चाहिए, बैकपैक कैसे होना चाहिए सही तरीके से, ग्रीटिंग होना चाहिए यानी कि आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये जो आप लोग ग्रीट करते हैं, कूल हैंग आउट, फ्री टाइम एक्टिविटी, और मस्ट हैव टेक्नोलॉजी। आपको जैसे कि पता है स्कूल में सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, हिडन करिकुलम में आप लोगों के टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके सोर्सेज के बारे में बताया गया है, तो सोर्सेज आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं मेन पॉइंट। डेफिनेशन देख लेते हैं कि पाठ्य पुस्तक की परिभाषा क्या होती है। पाठ्य पुस्तक आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आ गया।
Textbook is a book about a particular subject that is used in the study of that subject, especially in a school. अब आपको क्या बोला गया है कि टेक्स्ट बुक क्या होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है या एक ऐसी पुस्तक होती है जिसका यूज़ करके हम लोग सब्जेक्ट के मेन आप लोग उसका अध्ययन कर सकते हैं। विशेष रूप में कहाँ किया जाता है, आपके स्कूल में। टेक्स्ट बुक आर असेंबल मोर देन दे आर रिटन। आपके जो टेक्स्ट बुक में लिखे जाने को क्या किया जाता है, इसको इकट्ठा कर दिया जाता है, यानी असेंबल करके लिखा जाता है। दे आर नॉट यूजली रिटन बाय अ सिंगल ऑथर, और ये आमतौर पे क्या होता है, एक ही लेखक के द्वारा नहीं लिखे जाते। अब यहाँ पे नीड और इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे आप लोग नीड और इम्पोर्टेंस देखेंगे तो पहला आप लोगों को पता चल जाएगा, इट सर्व एज अ गाइड टू द सिलेबस, यानी कि जो आपके सिलेबस में क्या करता है, गाइड की तरह काम करता है, आपको सिखाता है। टेक्स्ट बुक क्या करता है, वो हमें नॉलेज हमारी, यानी कि हमें ज्ञान, हमें स्किल, हमारा एटीट्यूड, हमारी क्या दृष्टिकोण है, इन सब चीज़ों को क्या करता है, प्रसारित करता है। टेक्स्ट बुक प्रोवाइड द गाइडलाइन फॉर द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट। जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है वो शिक्षक के साथ साथ हमारे छात्रों के भी क्या करती है, दिशा निर्देश प्रदान करती है। इट सेव द टाइम, और ये हमारा समय भी बचाती है। क्यों? क्योंकि नहीं सिर्फ टीचर का बल्कि स्टूडेंट का भी समय बचाती है इस चीज़ के लिए कि आखिरकार जो भी चीज़ उन्हें नॉलेज लेनी है, उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए टेक्स्ट बुक क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सोर्स माना गया है। इट मेक टीचिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट सिस्टमेटिक, और इसे अलग अलग तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट में क्या किया गया है, व्यवस्थित बनाया गया है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि अलग अलग आप क्लास में तो इंग्लिश, मैथ, एसएसटी क्या कर दिया गया है, अलग अलग इनके विषय बनाए गए हैं, उनके में अलग तरीके से इन्हें असेंबल किया गया है। टेक्स्ट बुक प्ले मेजर रोल फॉर वीक स्टूडेंट, यानी कि अब इसमें क्या बताया गया है, टू अचीव गुड मार्क्स। अब इसमें बोला है कि अच्छे अंक हासिल करने के लिए जो भी हमारे वीक स्टूडेंट होते हैं, कमजोर छात्र होते हैं, उनके लिए टेक्स्ट बुक क्या बोली गई है, एक मेन टेक्स्ट बुक, यानी कि एक मेजर रोल वहाँ पे प्ले करती है। अब आगे देख लेते हैं। आगे है आप लोगों का इसेंशियल, यानी कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि क्यों जरूरी होती है। टेक्स्ट बुक है द टीचर टू नो व्हाट ही हैज़ टू टीच। जो हमारी पाठ्य पुस्तक होती है, यानी कि जो हमारी बुक होती है, वो हमारे टीचर को ये जानने में मदद करती है कि आखिरकार उन्हें सिखाना क्या है, और छात्रों को कक्षा में ये सिखाती है कि आखिरकार बच्चों को सीखना क्या है, राइट। बट ओनली अ गुड टेक्स्ट बुक कैन बी हेल्पफुल इन दिस मैटर, यानी कि एक अच्छी ही पाठ्य पुस्तक, यानी कि अच्छी ही बुक ये सब क्या कर सकती है, मददगार साबित हो सकती है। अकॉर्डिंग टू हॉलक्वेस्ट के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो उन्होंने बोला है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या उस ज्ञान का स्रोत होती है जहाँ पर कोई एक बुक एक गाइड करे, एक अनुदेश छात्र, एक उपकरण और एक सत्य की व्याख्या का साधन होती है, तो वो क्या कहलाती है, एक गुड टेक्स्ट बुक। अब यहाँ पे आपके पाठ्य पुस्तक अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि गणित के अनुसार, यानी मैथमेटिक्स के अनुसार आपके यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं। पहला है, इट शुड बी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, यानी कि बाजार में हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं जितनी भी टेक्स्ट बुक होती हैं। द सब्जेक्ट मैटर शुड बी अरेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जो हमारा विषय होता है वो हमें क्या होना चाहिए, ईजी टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि सबसे ईजी से लेके कठिन तक भी बनाया जा सकता है, और उन्हें व्यवस्थित करना चाहिए, और उसे क्या करना चाहिए, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी ठोस से सार तक। द लैंग्वेज यूज शुड बी सिंपल एंड क्लियर, जो उसमें भाषा यूज करी जाएगी वो क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे स्टूडेंट और टीचर दोनों ही के लिए क्या हो, ईजी तरीके से वो लोग समझ सके और समझाया जा सके। द ऑथर ऑफ टेक्स्ट बुक शुड बी वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट, और जो हमारे बुक्स होती हैं वो एक लेखक को, यानी जो हमारे ऑथर होते हैं वो क्या होने चाहिए, जो लिखते हैं वो एक तरीके से वेल क्वालिफाइड होने चाहिए उस सब्जेक्ट के ऊपर, उन्हें क्या होना चाहिए, काफ़ी हद तक उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए। इट शुड कंफर्म टू द रिकमेंडेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट कमेटी। टेक्स्ट बुक शुड बी रेलिवेंट और सिंपल, ये मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी पुस्तक होती है वो क्या होनी चाहिए, एक तरीके से रेलिवेंट होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए। द लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट बुक शुड बी ईजी, जो हमारे टेक्स्ट बुक की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, विद इन द कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि उसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं और जिसके लिए लिखी गई हैं वो ईजिली से वो उन सब चीज़ों के लिए समझ सके। जैसे कि अगर आप क्लास 3 या क्लास 6 के स्टूडेंट की बुक्स में भी अकॉर्डिंग देखेंगे तो टेक्स्ट बुक उनके अकॉर्डिंग ही लिखी जानी चाहिए कि जिससे कि उसके अंदर जो भी टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है वो पढ़कर बच्चे अच्छे से क्या कर सके, उसे समझ सकें।
अब यूटिलिटी है, आपके यहाँ पे उपयोगिता बताई गई है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट आप लोग देखेंगे, सेल्फ स्टडी के लिए सबसे ज़्यादा बहुत बेनिफिट होती है कि आप आराम से बैठ के उसे पढ़ सकते हैं। इन द लेबोरेटरी, आपको क्लास में सबसे ज़्यादा है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, एक लाइब्रेरी का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द क्लासरूम और होमवर्क। और टेक्स्ट बुक से आपका इजी वे में आप लोग उसमें क्लासरूम में भी और होमवर्क के लिए भी काफ़ी हद तक टेक्स्ट बुक का यूज़ हो जाता है। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर जब हम बनाते हैं उसका निर्माण करने के लिए भी सबसे ज़्यादा यूटिलिटी, सबसे ज़्यादा किसका होता है, बुक का यूज़ हो जाता है। इलस्ट्रेशन डायग्राम, यानी कि अगर हमें कोई भी डायग्राम बनाना है उसका यूज़ करने के लिए भी टेक्स्ट बुक का यूटिलिटी होता है। लेसन का इंट्रोडक्शन के लिए, और हमें कोई भी प्रीवियस चैप्टर को रिवाइज करना है तब भी हमारे टेक्स्ट बुक का क्या हो जाता है, एक तरीके से उपयोग हो जाता है। फॉर द हेल्पिंग रिटार्डेड स्टूडेंट, यानी हमारे जितने भी मंदबुद्धि या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो थोड़ा वीक स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी काफ़ी हद तक क्या होती है, बेनिफिशियल होती है क्या, टेक्स्ट बुक। अब आपके करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं टेक्स्ट बुक के, मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट दिए गए हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है दोस्तों, बट आपके शॉर्ट में भी आता है, तो शॉर्ट में भी आपके कोई भी पॉइंट आ जाएंगे, इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपके सारे पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊँ। करेक्टरिस्टिक्स यानी कि आपकी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बताई गई हैं। दोस्तों ये मैराथन क्लासेस है जो इंपॉर्टेंट है, मैं स्पीड वाइज बताती जाऊँगी आप लोगों को, इसलिए मैं जो भी एक्सप्लेन हो सकता है मैं बताऊँगी। वीडियो में अगर कोई बाई चांस हिंदी या इंग्लिश में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक मेहनत लगी है दोस्तों, तो थोड़ी गड़बड़ अगर हुई होगी तो आप लोग उसके लिए कोई नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, बस इतनी सी आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है। हाँ, आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से आगे इसमें सुधार कर सकते हैं, उसके लिए मुझे कोई इशू नहीं है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों की विशेषता देख लेते हैं। अब इसमें बोला गया है टेक्स्ट बुक आर इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ, यानी कि जो आपकी बुक होती है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक ये वही माध्यम है जिसका यूज़ करके क्या करते हैं हम स्कूल में अलग अलग टीचिंग प्रोग्राम को चलाने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर आपका टेक्स्ट बुक ही है तभी हम लोग इंग्लिश का अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, हिंदी को अलग तरीके से, इनका टीचिंग प्रोग्राम का अलग अलग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक का आप लोगों के कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। ऑथर ऑफ द टेक्स्ट बुक, साइज़ कितना होना चाहिए, हमारे सिलेबस और सब्जेक्ट मैटर किसके आधार पर है, टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट, यानी कि जो हम लोग सबसे अच्छी बुक होगी और उसकी न्यू टीचिंग मेथड होगा उसको सिलेक्शन करेंगे और यूज़ करेंगे किसका, पिक्चर और डायग्राम का, कि क्या क्या विशेषता होनी चाहिए हमारे बुक के अंदर। यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताई गई है। इंपॉर्टेंस यानी कि महत्वपूर्ण आप देखेंगे तो आएगा सेफ टाइम टू टीचर, यानी कि आपको मैंने बता दिया था कि अगर आपको लिखने के लिए समय, यानी चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, दोनों के लिए क्या करता है, उन लोगों के लिए टाइम को बचाने में मदद करता है, क्योंकि अगर उसमें पहले से ही ऑलरेडी सब रिटर्न चीज़ें लिखी होती है तो इससे क्या होगा, दोनों का समय बच जाएगा। टेक्स्ट बुक मेक टीचिंग मोर इजी, टेक्स्ट बुक क्या होती है कि वो हमारे टीचिंग को बहुत आसान बना देती है, क्योंकि दे प्रोवाइड रेडी मेड एक्सरसाइज एंड स्टे मटेरियल, क्योंकि वो हमें उसमें रेडीमेड बनी बनाई हमें अभ्यास उसमें दे रखा होता है और स्टे मटेरियल भी दे देता है। टेक्स्ट बुक आर लाइक गाइड टू द टीचर एंड स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक क्या होती है, एक तरीके से गाइड होती है, किसके लिए, टीचर के लिए और एक स्टूडेंट के लिए, जो दोनों को क्या करती है, गाइड करती है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से उन दोनों को जो भी आपका स्टडी मटेरियल को उसको रास्ता दिखाती है। टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब दैट लिमिट ऑफ नॉलेज विच इज़ टू बी इम्पार्टेड टू चिल्ड्रन, सॉरी स्टूडेंट, यानी आपको बताया गया है कि जो आपकी बुक है वो ज्ञान की सीमा, यानी कि आपके नॉलेज की एक सीमा को निर्धारित कर दी जाती है कि आपको किस तरीके से, कौन सी एज में, कौन सी क्लास में, कौन से टाइप की, किस तरीके के बच्चों को क्या करना चाहिए, नॉलेज को वहाँ पे प्रदान करना है। तो एक लिमिट भी वहाँ पे तय कर दी जाती है टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में बी यूज एट टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो टेक्स्ट बुक का यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो आपके शिक्षक की प्रक्रिया और शिक्षक अधिगम के क्या होता है, टीचिंग एड के रूप में किया जाता है। आई होप आप लोगों को टेक्स्ट बुक का अच्छे से टॉपिक समझ आ गया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट आपका आता है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, यानी आप ये बोल सकते हैं कि आखिरकार स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल प्रबंधन क्या होता है। यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं सिंपल तरीके से दोस्तों, जो हमारा स्कूल मैनेजमेंट होता है कि किस तरीके से हम अपने स्कूल के हर चीज़ों का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे कि आपका मेन, अगर हम उद्देश्य जाने तो हमारा मेन मोटिव ये होता है कि जितना भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आदर्श और उद्देश्य होते हैं उन सब की जानकारी देना। उसके बाद आपके मेन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, हमारे स्कूल के जितने भी मुख्य उद्देश्य होते हैं उनके जितने भी क्रियाकलाप हैं उनको मॉनिटर करना। विद्यालय के डेवलपमेंट के लिए आपका स्कूल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए।
विद्यालय में जितनी भी आपकी उपयोगी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फर्नीचर आ जाते हैं आप लोगों की, उन सब का क्या होना चाहिए, व्यवस्था कराना भी किसका होता है, स्कूल मैनेजमेंट का सिस्टम होता है। शिक्षण कार्यों के लिए आवश्यक उपकरण, जैसे कि आप लोगों के लिए टीचिंग एड के लिए, पर टीचर अगर स्कूल में पढ़ाने आती है तो उनके लिए टीचिंग एड का भी प्रबंधन बहुत अच्छे से होना चाहिए, जैसे कि चौक का, डस्टर का, या फिर आप लोग पूरा A to Z जितने भी टीचिंग एड का यूज़ किया जाता है तो उन सब का क्या होना चाहिए, बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रबंधन होना चाहिए। और काफ़ी हद तक जो हमारे स्कूल में हो पुस्तकालयों की व्यवस्था कराई जानी चाहिए, ये सब भी किस में होता है, स्कूल के मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है। विद्यालय में हमारे जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, चाहे वो आपके छोटे से बड़े हों, चाहे वो आपके फर्नीचर से रिलेटेड हो, या फिर आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हो, या फिर अब स्कूल से जितने भी हर चीज़ A to Z मैनेजमेंट किया जाता है, तो उसका कितना टोटल खर्चा होता है या फिर उसको क्या करा जाए, उनका पूरा का पूरा दैनिक हिसाब रखना चाहिए। ये आपके किस में आ जाता है, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल में आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। क्या स्टैनले वेंस ने क्या बोला था कि मैनेजमेंट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ओवर द एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर द एक्सप्रेस पर्पस फॉर अटेनिंग प्री डिटरमाइंड गोल। एक तरीके से ये होता है कि एक निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है जो आपके क्या करती है, पूर्व प्राप्त करने के लिए व्यक्त उद्देश्य जो आपके मनुष्य की क्रिया को नियंत्रण निर्धारित क्या करती है, लक्ष्य बनाती है। जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट का आप लोग देखेंगे तो स्कूल मैनेजमेंट में अगर जितने भी लोग ऐड होंगे तो वो क्या करेंगे, अपने जितने भी उद्देश्य होंगे उनको क्या कर देगी, एक नियंत्रण कर देगी कि उनको इस तरीके से ये काम करना है। अब यहाँ पे स्कूल यानी कि आप स्कूल और क्लासरूम मैनेजमेंट एक ही होता है, किस रूप में माना गया है, आर प्रोसेस यानी कि हमारी प्रक्रिया, अ सोशल प्रॉपर प्रोसेस यानी कि सामाजिक प्रक्रिया के अनुसार भी देखा गया है। इट इन्वॉल्व द ग्रुप एफर्ट यानी एक समूह के प्रयास, जितने भी हमारे ग्रुप इसमें इंक्लूड होते हैं ये सब भी शामिल होते हैं। और सिस्टम ऑफ अथॉरिटी यानी कि हमारे अथॉरिटी की जितनी भी प्रणालियाँ होती हैं ये सब किस में आती हैं, हमारे स्कूल प्रबंधन में माना जाता है। अब यहाँ पे क्लासरूम के 3 मेन फंक्शन बताए गए हैं, जिसमें आपके कौन कौन से 3 बुनियादी कार्य हैं, सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। पहला है आपका प्लानिंग यानी कि योजना, दूसरा कंट्रोल नियंत्रण, और तीसरा आता है आपका कम्युनिकेशन। प्लानिंग में ये कि किस तरीके से आपका मेन उद्देश्य क्या है, कि क्या क्या प्रोसीजर आप लोग किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल आने के बाद है कि जिस तरीके से आप लोगों ने क्या किया है, योजना का प्रदर्शन किया है, उस पर अब आपको क्या करना है, कंफर्म करना है, उस चीज़ों को क्या करना है, कंफर्मेशन देनी है। कम्युनिकेशन बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर बोर्ड इंटरनली एंड एक्सटर्नली यानी कि जिसके द्वारा आपने जानकारी ली है, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, दोनों रूप से आपको क्या करना है, उस पर कम्युनिकेशन करनी है। ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं कि उसका उद्देश्य क्या क्या है। टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट यानी जो हमारे स्कूल के संगठन होते हैं और उनकी मैनेजमेंट को शामिल जितनी भी प्रक्रिया होती है, जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको निर्धारण करने के लिए। टू फॉर्मुलेट अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ फॉर क्लासरूम प्रोसेस हमारे क्लासरूम की जितने भी प्रोसेस होते हैं, उनकी जितनी भी गतिविधियां हैं यानी कि कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका क्या करना है, एक सिस्टम को फॉर्मुलेट करना। टू डिटरमाइन द क्वालिटी इंडेक्स फॉर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व द स्कूल यानी हमारे स्कूल में बाकी सारी प्रोसेस को शामिल करना कि किस तरीके से आपको क्या करना है, क्वालिटी इंडेक्स बनाने का निर्धारित करना है। अब आपका नेक्स्ट आता है यूनिट 3 का मोस्ट, क्या आपको बताना है सिचुएशन एनालाइज क्या होता है, यानी कि आपके भारत में क्या है, वुमेन की स्थिति कैसी है। अगर आप लोग देखेंगे इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में वुमेन जो होती है उनका एक पारस्परिक रूप से भेदभाव भी किया जाता है, चाहे वो पॉलिटिकली देखा गया हो या फिर फैमिली रिलेटेड यानी कि फैमिली से, परिवार से संबंधित कोई भी फैसला लिया गया हो तो उसमें क्या देखा गया है, भेदभाव देखा गया है। Despite the large amount of work women must do on a support their families, their opinion are rarely acknowledged and their right are limited। अब आप इसमें क्या बताया गया है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क की ज़्यादा उनके पास काम होने के बावजूद भी वुमेन को क्या किया गया है, अपने परिवारों के समर्थन करने के लिए उनको सपोर्ट, चाहे उनके परिवार है उसमें भी उनको सिलेक्शन यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि समर्थन करने के लिए उनकी राय शायद ही कभी किसी ने ली होगी और ना ही उनको कभी शामिल किया होगा। कि अगर फैमिली में भी कोई आपस में डिसीजन लिया जा रहा है तो शायद ही उस टाइम पर आप लोगों की क्या है, वुमेन की सिचुएशन हो चुकी है कि उनका डिसीजन लेना कोई इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था। आप लोगों की सती प्रथा भी इसमें इंक्लूड हो जाती है, सिंगल टॉपिक आ जाता है, इसमें मैंने ऐड कर दिया है। नॉर्मली आप लोगों को जैसे कि पता है दोस्तों कि सती क्या होती है, सती एक आपकी हिंदू समुदाय के बीच एक प्रथा थी जो पहले चलती आई थी,
जो हाल ही में आपके क्या बताया गया था कि एक विधवा महिला, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो रिसेंटली कोई लेडी क्या हो गई हो, विधवा हो गई हो, उनका क्या कर दिया जाता था, इम्यूलेट हरसेल्फ ऑन हर डिकीज हस्बैंड प्रायर, यानी कि अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसी समय उस लेडी को फ्यूनरल प्रायर यानी कि उनके हस्बैंड के फ्यूनरल प्रायर पर जलाकर उनके साथ उनको चिता पे उनको क्या कर दिया जाता था, बैठा दिया जाता था, और इसलिए उस लेडी को क्या करना पड़ता था, खुद का आत्मदेह कर देना पड़ता था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो जो द टीम सती इज डिराइव्ड, यानी कि जो आपका द टर्म आएगा यहाँ, द टर्म सती इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ गॉडेस, यानी कि जो आपका सती है वो आपको गॉडेस से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, बाली वाइफ ऑफ शिवा। सती इम्यूलेटिव हरसेल्फ बिकॉज हर फादर इंसल्टेड हर हस्बैंड, क्योंकि उनके पिता ने क्या किया था, उनके पति का क्या किया था, अपमान किया था। इन सम कास्ट और कुछ जाति में देखा जाए तो सती यूज टू बी ब्यूरिड अलाइव विद हर डिकीज हस्बैंड, यानी कि आपने ऊपर वाला तो नॉर्मली देख लिया कि सती एक गॉडेस के नाम से आपका नाम से आया था, और इसका मतलब मेन होता है कि सती का मतलब वो माना जाता है कि जिनके पति यानी कि किसी लेडी के पति की उनके पापा ने क्या कर दिया, बेइज्जती कर दी हो, अपमान कर दिया गया हो। और दूसरा जो कुछ कास्टों में सती का मतलब ये माना जाता था कि अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी उन्हीं के साथ साथ उनको भी जिंदा दफन कर दिया जाता था, या फिर ये बोल सकते हैं कि उनकी ही चिता पे उनको बैठाकर उनको भी जला दिया जाता था। उनके लिए कुछ कुछ लॉ और एक्ट भी यहाँ पे देख आए गए हैं, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। अब आगे आता है जौहर, पुरधा और देवादासी। ये तीन चीज़ें आपकी इसी में आ जाती हैं, अलग अलग पॉइंट आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि सिचुएशन एनालाइज क्या है हमारी इंडियन सोसाइटी में वुमेन की, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो ये सारे पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। अब इस वाले जौहर में क्या था कि जौहर में आप लोगों के मोस्ट इसमें लाइनें बताई गई थी कि जो भी आपकी वॉलेंटियर की यानी योद्धाओं की जितनी जो भी बीवियाँ होती थी या उनकी बेटियाँ होती थी उनको आत्मदेह करवा दिया जाता था, यानी कि जिससे कि शत्रु द्वारा जो भी उनका छेड़छाड़ से क्या करा जा सके, उन्हें बचाया जा सके। और प्रथा ऐसी चलाई गई थी कि जो राजपूतों के शासकों की क्या थी, पत्नियां थी, उनका सम्मान भी रहे और उनको प्रीमियम रखने की भी जानी जाती थी। अब पर्दा सिस्टम में ये था दोस्तों कि पर्दा सिस्टम में ये बताया था कि उस समय में जो मुसलमान लोग थे उनके बीच में एक प्रथा चलाई गई थी कि जो महिलाएं हैं वो खुद को क्या करें, पुरुषों के सामने कवर करें, यानी कि दुपट्टा ले लें या फिर साड़ी से किसी चीज़ से अपना क्या करें, अपने आप को कवर अप कर लें, अपने फेस को ढक लें, वो पर्दा सिस्टम आ गया था। अब उसके बाद आया था देवदासी। देवदासी में क्या बोला गया है, देवदासी को अक्सर धार्मिक प्रथा के रूप में गलत समझा जाता है। अगर आप लोग अगर रिलीजियस प्रैक्टिस में देखेंगे तो देवदासी को यहाँ पे गलत माना गया है। यह दक्षिण भारत में प्रचलित है, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं साउथर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस था। जो महिलाओं को एक देवता या मंदिर में शादी कर रहे होते हैं अनुष्ठान अच्छी तरीके से, यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि उस समय क्या था कि साउथर्न इंडिया में वुमेन जो कि शादी कर रही होती हैं कहाँ पे, टेम्पल में। द रिचुअल, ये रिचुअल कब इस्टेब्लिश हुआ था, 10th सेंचुरी में 1988। इतना आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस नॉर्मली ये लाइन स्टार्टिंग के लिख सकते हैं कि देवदासी को अक्सर क्या माना गया था, धार्मिक प्रथा में से गलत समझा गया था। आगे देख लेते हैं क्या क्या सिचुएशन थी। ये आपका क्वेश्चन भी आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि आपको महिला की भारतीय समाज में स्थिति बतानी है, सेक्स रेशियो, सिंगल या फिर एजुकेशन, उनके हेल्थ के ऊपर, वर्क पार्टिसिपेशन या फिर वायलेंस, यानी कि महिलाओं के खिलाफ क्या क्या हिंसा हो रही है, इनसे सिंगल भी बोला जाता है, राइट। तो आप लोग इसके आगे क्या क्या लिखेंगे। सेक्स रेशियो देख लेते हैं। सेक्स रेशियो पैटर्न में आप लोग को क्या बताया गया है, सेक्स रेशियो पैटर्न इज द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी कि हमारे जिस जनसंख्या में मेल और फीमेल के बीच में कितना रेशियो है उसको क्या बोलते हैं हम, सेक्स रेशियो पैटर्न कहते हैं। टाइप ऑफ रेशियो पैटर्न बताए गए, कितने तरीके के प्रकार बताए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में वो जो आपका रेशियो कब निकलता है, आपके फर्टिलाइजेशन से पहले यानी कि जन्म से पहले और उसके बाद बर्थ होने के बाद का अनुपात बताया जाता है, और रेशियो यानी कि उनके मेच्योर होने तक का अनुपात किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन अगर आपको वुमेन का बताना है, सिचुएशन बतानी है, तो एजुकेशन क्या थी, आप लोगों को पता ही है पहले के टाइम पर लड़कियों और महिलाओं को क्या करता था, पढ़ाई के लिए काफ़ी हद तक उनकी सशक्ति थी, उनको पढ़ाने के लिए क्या करते थे, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स आए थे, यानी सशक्ति साधन के रूप में स्वीकारा गया था। एजुकेशन सेट इन मोशन ऑफ वर्चुअस स्पायरल, गर्ल्स एंड वुमेन गेन ग्रेटर नॉलेज, स्किल, कॉन्फिडेंस। जबकि ये बताया गया था कि शिक्षा की गति में अगर कोई चीज़ सेट करनी है तो लड़कियां और महिलाओं को सबसे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए, उनका आत्मविश्वास,
ये सब उनका प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके से क्या किया था, बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर करना, एजुकेशन फॉर हर फैमिली यानी कि और शिक्षा यानी उनकी स्वास्थ्य की देखभाल और शिक्षा का क्या करना उनको प्रदान करता है एजुकेशन में। एजुकेशन का आपको यहाँ पे कुछ और पॉइंट भी दिया गया है। यहाँ पे मेन जो आपका है ये 2 आप पॉइंट रीड आउट कर लीजिएगा। मेन आपको वही जो बताई थी प्रीवियस में, यहाँ पे बताया गया है कि हमें जो है वो अपनी लड़कियों को यानी कि हमें लड़कियों को महिलाओं को शिक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। किसके द्वारा ये बोला गया था, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW के अनुसार ये बात बोली गई थी कि वुमेन एजुकेशन में आपको क्या करना चाहिए कि लड़कियों को और वुमेन को पढ़ाने के लिए हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। टुगेदर वी कैन रिवर्स द ट्रेंड एंड अनलीज द ह्यूज पोटेंशियल बेनिफिट्स एसिलेटिंग गर्ल्स वुमेन एम्पावरमेंट थॉट एजुकेशन। यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम एक साथ क्या करेंगे कि हम लोग रिवर्स बैक ट्रेंड में चले जाएंगे तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा लाभ होगा हम एक लड़की को या महिला के सशक्तिकरण को सोचें और उनकी शिक्षा को क्या करें, हम तेजी से आगे ला सकते हैं। हेल्थ ऑफ वुमेन क्या पे आखिरकार महिलाओं का स्वास्थ्य क्या था, वुमेन हेल्थ रेफर टू द हेल्थ ऑफ वुमेन यानी कि जो हमारी वुमेन की हेल्थ है उनकी क्या रेफर करता है, वुमेन का स्वास्थ्य विच डिफर फ्रॉम डैट ऑफ वुमेन इन मैनी यूनिक रे यानी कि जो कि काफ़ी हद तक अलग होती हैं किससे, मैन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अलग कंपेयर किया जाता है कि उनकी किरणों से सबसे ज़्यादा अलग है। महिलाओं को लंबे समय तक कई संबंधों से वंचित कर दिया जाता था यानी कि काफ़ी जो उनके चाहे वो आपके सामाजिक से रिलेटेड हो, आपके आर्थिक शक्ति हो या फिर किसी भी चीज़ की जो आवश्यकता हो उनको क्या कर दिया जाता था, उन सबको इसे इंक्लूड नहीं किया जा सकता था और उन्हें अधिक से अधिक नुकसान के स्तर जैसे कि आपके ग्रेटर एडवांस इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से उन्हें स्वास्थ्य में क्या होता था, इनका प्रभाव पड़ता था। और दिन पर दिन पहले के टाइम में लेडियों को क्या करता, कोई भी फैसिलिटी जब प्रोवाइड नहीं होती थी तो उनके शरीर को उनके हर चीज़ में उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता था। वर्क पार्टिसिपेशन आएगा, इन मोस्ट कंट्री मैन ट्रेंड टू पार्टिसिपेट इन लेबर मार्केट मोर फ्रिक्वेंटली देन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर देशों में देखा भी गया है पुरुषों की तुलना में अगर बताया गया होगा कि लेबर मार्केटिंग में पुरुष ही ज़्यादा होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो पिछली सदी में कामकाजी जो भी महिलाएं थी उनके बीच में क्या माना गया, लेबर फोर्स काफ़ी हद तक क्या था, कम था। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और दुनिया के कुछ हिस्से में द हिस्टोरिकल इंक्रीज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेटेड डाउन एंड इवन रिगरस स्लाइटली एंड रीजन यानी कि दुनिया के कुछ हिस्से में आप ये बोल सकते हैं कि जो महिला लेबर बल से क्या होती थी, ऐतिहासिक वृद्धि में धीरे धीरे उनका क्या होता गया, भाग नीचे होता चला गया, वो थोड़े थोड़े क्या होता गया और जितने भी वुमेन्स है वो पीछे चलती गई। अब नेक्स्ट आपका आता है वुमेन अगेंस्ट वायलेंस यानी कि आपका वुमेन अगेंस्ट वायलेंस में आपको बताया गया कि किस नाम से और जाना जाता है, उसे जेंडर बायस वायलेंस से भी या फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस के नाम से भी जाना जाता है। आर वायलेंट एक्ट द विक्टिम ऑफ विच आर प्राइमरली एंड इंक्लूसिव वुमेन ऑन गर्ल। अब आपको क्या बोला है कि वायलेंट क्या होता है, एक ऐसा कृत्य होता है जिसमें वुमेन जो होती हैं उनको विशेष रूप से उनका शिकार बन जाती हैं, चाहे वो आपके अलग अलग तरीके के वायलेंस होते हैं कि अलग अलग तरीके की हिंसा बताई गई है। इस तरीके की हिंसा क्या होती है जो कि आपका एक घृणा अपराध माना जाता है, फॉर्म ऑफ अ हेट क्राइम कमिटेड अगेंस्ट वुमेन और गर्ल्स स्पेशली बिकॉज दे आर फीमेल, और खासकर तब जबकि ये बोला जाता है कि तुम लड़कियां हो, इस वजह से उनके ऊपर खिलाफ होते हैं। दे कैन टेक मैनी फॉर्म और कई रूप इनके ले लेते हैं कि तुम लड़कियां हो तो तुम इसीलिए उनके ऊपर वायलेंस होता है, फिर उसके लिए अलग अलग टाइप भी इंक्लूड हो जाते हैं। WHO के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा। आगे बता देते हैं टाइप्स ऑफ वायलेंस किस तरीके के होते हैं। रेप आ जाएगा इसमें आप लोगों का इंक्लूड की रेप हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, घरेलू हिंसा मारपीट जैसे कि कर देते हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट हो गया, एसिड फेंकना, एक दूसरे के ऊपर ऐसे एसिड फेंक देते हैं कि काफ़ी हद तक के जो देखा गया होगा आप लोगों ने केसेस देखे हैं तो ये आपके वायलेंस में आ जाएगा। फीमेल इन्फेक्टिसाइड, पेरेंटल सेक्स आ जाएगा, ऑब्स्टेरिक वायलेंस यानी कि प्रस्तुत जन्म से पहले प्रीनेटल का होता है कि जन्म से पहले अगर पता चल जाता है, अगर चेक करवा लिया जाता है कि बच्चे में अगर लड़का नहीं है लड़की है तो भी इसमें एक हिंसा ही मानी जाती है। मॉब वायलेंस और भीड़ की हिंसा भी है। ऑनर किलिंग, डाउरी वायलेंस, डाउरी का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लिख सकते हैं। फोर्स्ड मैरिज यानी कि जबरन शादी के लिए भी लड़कियों पे क्या किया जाता है, उन पे वायलेंस एक तरीके का हिंसा ही माना गया है। तो आप इनमें से कोई भी 5-6 पॉइंट लिख सकते हैं। अब आपका क्या आएगा, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन।
वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में सबसे मेन जो आपको बताया गया है, सबसे मेन जो कमी मानी गई है वो यही रीज़न बताया गया है, लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के सबसे कम उसकी आप ये बोल सकते हैं कि एजुकेशन की सबसे कम नॉलेज होने की वजह से ही आपका है क्या होता है, दिन पर दिन औरतों के ऊपर क्या होता जा रहा है, वायलेंस बढ़ता जा रहा है, उनके ऊपर यौन हिंसा होती जाती है। विटनेस फैमिली वायलेंस, यानी कि आपके जितने भी पारिवारिक हिंसक होते हैं, हार्मफुल यूज़ ऑफ एल्कोहल और आपके शराब, हार्मफुल कह सकते हैं, जितने भी आपके अल्कोहल है वो सबका हार्मफुल यूज़, जैसे कि आपका ये बता देते हैं कि शराब का हानिकारक आपका अपराध भी माना गया है कि कभी कभी कई भागीदारी क्या होते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि उनके जो पार्टनर होते हैं वो इन सब का क्या होते हैं, कोई भी अल्कोहल वाली चीज़ें अगर ले लेते हैं, हार्मफुल कर देते हैं, तो भी क्या हो सकता है, एक वायलेंस का कारण बन जाता है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आप लोगों का कुछ बताया है कि विशेष रूप से आपके कुछ हिंसा जो कि कुछ फैक्टर है अपने, जैसे पास्ट हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, हिंसा होने का पहले कोई हिस्ट्री रही होगी, मैरिटल डिस्कॉर्ड और डिससेटिस्फैक्शन, यानी वैवाहिक जीवन में जितने भी आपके कलेश होते हैं या असंतोष बोल सकते हैं, डिससेटिस्फैक्शन होता है, उसके वजह से भी वायलेंस का कारण होता है। डिफ़िकल्टीज़ इन कम्युनिकेटिंग बिटवीन पार्टनर, यानी भागीदार के बीच में जो भी हमारे पार्टनर होते हैं उनके बीच में जो आपस में संवाद होते हैं उसमें कठिनाइयाँ आने लग जाती है। मेल कंट्रोल बिहेवियर टावर्ड देयर पार्टनर, और जो पुरुष होते हैं वो अपने क्या करते हैं, अपने बिहेवियर के लिए, अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए पार्टनर से क्या करते हैं, अलग अलग रखते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी एंड नॉर्म ऑन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड द रूट कॉज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अब आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा करी गई थी वो एक क्या माना गया है, आपका जेंडर इनइक्वालिटी के रूप में एक मूल कारण भी बन गया, यानी कि आपका मेन रीज़न भी बन गया। वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि आपकी हमारे भारत में महिला की शिक्षा के बारे में क्या क्या है, तो ये एक सही इसमें बोला है कि ये आपका शिक्षा जो है एक सही आपका मीनिंग माना गया है कि किसी के मन से, यानी कि इज़ टू एजुकेट एंड समवन माइंड एंड बॉडी, यानी कि किसी के मन और शरीर को शिक्षित करना है, इसका मेन मीनिंग क्या होता है एजुकेशन का। बेसिक पर्पस, यानी कि शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है हमारा, वो हमारा ये है कि व्यक्ति और समाज का हमें विकास करना है, उनका ग्रोथ करना है और उनका डेवलपमेंट करना है। एजुकेशन जो होता है, शिक्षा जो होती है, वो हमारे नागरिक की और हमारे उनके सुखद, यानी कि उनकी अच्छी ज़िंदगी को व्यतीत करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एजुकेशन यानी कि शिक्षा किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान कर देती है, क्योंकि अगर आप लोगों को कोई चीज़ की नॉलेज या एजुकेशन आप लोगों ने नहीं प्रोवाइड की होगी, तब हम काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम में फंस सकते हैं और उसका समाधान हम नहीं लगा सकते। इसीलिए शिक्षा अगर आप लोगों के पास होगी तो हम लोग किसी भी प्रकार का क्या कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एजुकेशन होती है जो व्यक्ति के साथ साथ उसके मैनर्स को भी, यानी कि उसके तरीके को, बात करने के, आपस में किस तरीके से वो लोग संवाद करते हैं, इन सब में भी मदद करती है। और हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से आपस में हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, तो ये सब भी हमें क्या बोलती है, एजुकेशन हमें ये सब चीज़ें सिखाती है। एजुकेशन गिव स्ट्रेंथ टू अ पर्सन, यानी जो शिक्षा है वो व्यक्ति को क्या करती है, शक्ति, यानी हमें स्ट्रेंथ, ताकत प्रदान करती है। मैन एंड वुमेन आर जस्ट लाइक टू व्हील, और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो मैन और वुमेन है एक तरीके से दो रथ के पहिए माने गए हैं जो कि एक ही स्थिति के समान होते हैं। उन्हें जीवन में क्या होता है, एक साथ काम करने चाहिए, चाहे, क्योंकि एक साथ काम करने का मतलब है, क्योंकि अगर इन्हें कंपेयर नहीं किया जाए, क्योंकि अगर मैन और वुमेन क्या है, दोनों एक ही समान उस समय माने गए हैं। अब आगे देख लेते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। मीनिंग ऑफ एजुकेशन में ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बताए गए हैं कि पार्टिसिपेशन इन पब्लिक अफेयर, यानी कि सार्वजनिक मामलों में उन्हें भागीदार करना चाहिए, इक्वल राइट मिलना चाहिए उन लोगों को, समान अधिकार। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, हमारे प्रोडक्टिविटी जितने भी उत्पादक होते हैं उनकी वृद्धि करने के लिए। गिविंग अप द फैक्सिनेशन फॉर पर्सनल वेयर, व्यक्तिगत माल के आकर्षण। आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ लीगल राइट थे कि उनको लीगल अधिकार मिलना चाहिए और उनको सेल्फ डिपेंडेंस होना चाहिए, यानी कि खुद पे आत्मनिर्भर होना चाहिए वुमेन्स को। डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, खुद से निर्णय लेने लग जाए। इक्वल अपॉर्चुनिटी, मैन और वुमेन को बराबर का हकदार मिलना चाहिए।
इक्वल कमिटमेंट होना चाहिए, और डिग्निटी ऑफ लेबर और होम मैनेजमेंट, यानी कि घर के मैनेजमेंट से लेकर आप लोगों के ये सारे के क्या होने चाहिए, मेन उद्देश्य हम लोगों को यही माना गया है। तो अगर आप लोगों की वुमेन की एजुकेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूछ ली जाएगी तो आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताया गया है, तो वुमेन एजुकेशन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल, यानी कि जो वुमेन की एजुकेशन है ये आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसमें, प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन, हमारे राष्ट्र के प्रोग्रेस में, उनकी प्रगति में। यहाँ पे बताया गया है कि सभी महिलाएं जो होती हैं वो कितनी आपके उचित शैक्षिक अवसर को, यानी कि आपके एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को प्रदान करती है 50%, कितना, पूरे के पूरे पॉपुलेशन में क्या प्रोवाइड करती है, एक बेहतर शैक्षिक अवसर। स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो उन्होंने ये लाइन बोली थी कि अगर आप एक पुरुष को शिक्षा देंगे तो वो काफ़ी हद तक क्या होगा, आप उसका लाभ मिल सकता है, बट अगर आप एक लड़की को शिक्षा प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एक एजुकेट करेगी एक एंटायर, यानी कि पूरी की पूरी फैमिली को। अब गांधी जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया है, वुमेन शुड रिसीव एजुकेशन ऑन पर विद मैन, पर मैन इफ़ नेसेसरी प्रोवाइड देम स्पेशलाइज एजुकेशन, यानी जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के बराबर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, यदि उनको आवश्यकता हो, यदि उनको नीड हो तो उन्हें क्या होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू मैन। यहाँ पे भी वही लाइन लिखी जो मैंने आपको पीछे बताई गई है। वुमेन एजुकेशन यहाँ पे बोला है प्रॉपरली प्लान किया जाता है, डेवलप, यानी कि जो महानता प्राप्त करने के लिए किसी भी हमारे कंट्री में, हमारे ग्रुप में विकसित करने के लिए और देखभाल करने के लिए होता है। अब वुमेन एजुकेशन में, यानी कि महिला के एजुकेशन में अगर समस्या देखी जाए तो सबसे अगर हमारे भारत में दोस्तों ये काफ़ी हद तक कमज़ोर बनाती जा रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी यह है कि महिलाओं को उनकी शिक्षा का हक दिया जाए और उन्हें किसी भी तरीके से पुरुषों से क्या हो, कम न समझा जाए। इसलिए मेन आप लोगों का रीज़न आप यही बोल देंगे कि इसी तरीके से क्या होगा कि अगर हम आज के टाइम पर भी हम भारत को महिला साक्षरता के मामले में लगातार क्या कर सकते हैं, उनकी प्रगति करवा सकते हैं। और यहाँ पे आपके पॉइंट आउट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, देयर इज़ एक्यूट डेथ ऑफ ट्रेंड फीमेल टीचर, यानी कि हमारे अनट्रेंड टीचर जितने भी होती हैं वो सब कम क्या होती जा रही है, उनकी दिन पर दिन कमी होती जा रही है, हमारी समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर मैक्सिमम वुमेन एजुकेटेड नहीं होंगी तो टीचर की कमी भी होती जाएगी। द करिकुलम इज़ नॉट सूटेड टू देयर स्पेशल रिक्वायरमेंट, हमारे पाठ्यक्रम में अलग अलग आवश्यकता अनुकूल नहीं है। वुमेन हैव नॉट अचीव सोशल कंसाइजनेस टू मूव फ्रीली विद मैन इन वर्क स्पॉट एंड आउटसाइड द होम, यानी जो महिलाएं हैं वो अपने काम के स्थान पर, यानी अपने वर्क प्लेस पर और अपने घर के बाहर क्या करके उतनी उनको फ्रीडम नहीं दी गई है जितना मेल के अकॉर्डिंग उन्हें समाज में आगे होना चाहिए, तो उतना आगे नहीं किया गया, ये भी एक समस्या है। उसके बाद आप लोगों को बोला गया है पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस ऑफ पेरेंट ऑल्सो ब्लॉक द एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ गर्ल, यानी कि माता पिता की गरीबी भी कारण और उनके अज्ञानता, यानी कि उनकी नॉलेज नहीं होने के कारण आपका क्या हो सकता है, एक एजुकेशनल को एडवांसमेंट लड़की की क्या हो सकती है, पॉवर्टी धीरे धीरे ब्लॉक करती जा रही है, ये भी एक आपका कारण बनता जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आपको महिला और पुरुष का अगर दोनों को एक ही सिक्के का पहलू मानकर अगर उन दोनों को बराबर, यानी नारी की शिक्षा बेहद समझा जाए और उनको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए तो दोनों में से किसी भी एक शिक्षा का स्तर गिर सकता है तो क्या होगा, समाज को क्या हो जाएगा, नुकसान हो सकता है। इसलिए दोनों को क्या किया जाए, बराबर माना जाए। अगर आप लोग इसमें कुछ बेनिफिट भी देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपको बताया जाए कि क्या क्या आप लोग बेनिफिट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर वुमेन की भारत में उनको एजुकेशन यानी कि सुरक्षा प्राप्त कर दी जाए। अब इसमें हमारा बताया गया है कुछ यहाँ पे आपके फैक्टर, यानी कि महिला की शिक्षा के प्रतिकूल कौन कौन से प्रभाव पड़ने वाले फैक्टर हैं। पॉवर्टी है, गरीबी है, गरीबी होने का कारण भी आपका सबसे मेन रीज़न है। लैक ऑफ क्वालिफाइड वुमेन टीचर, सबसे ज़्यादा कम हमारी महिला शिक्षक की कमी होती जा रही है। करिकुलम बीइंग फॉलोड जनरली डू नॉट कैटर टू स्पेशल नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ गर्ल, यानी आमतौर पर जो भी हमारा करिकुलम अपनाया जा रहा है उस पर लड़कियों के विशेष ज़रूरत और रुचि भी क्या होती जा रही है, पूरी नहीं हो रही है जिस तरीके से उनकी नीड पूरी होनी चाहिए। अब आपके बताया गया आखिरकार मेन जो यानी कि कारण बताया गया है कि कैसे आपका वुमेन एजुकेशन यानी कि महिला की जो शिक्षा है उसका प्रोसेस धीरे धीरे क्यों होता जा रहा है और कुछ मेजर यानी कि कुछ सजेस्टिव मेजर भी किया गया है। स्लो प्रोग्रेस तो आप लोग दोस्तों इसलिए भी कह सकते हैं कि हमारे भारत में अगर आप लोग देखा जाए तो हमारे भारत में पुरुषों को क्या किया जाता है,
सबसे ज़्यादा उन्हें प्राधान्य दिया जाता है, सबसे ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि महिलाओं को पुरुष के बराबर सामाजिक जितने भी दर्जे होते हैं वो नहीं दिया जाता और उन्हें घर की चार दीवारी तक सीमित भी कर दिया जाता है। यहाँ तक कि क्या होता है कि हमारे देश में जितनी शिक्षित और कामकाजी हमारी महिलाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, आपकी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के यानी अनुभव कर लेती हैं, यानी कि उनके असमानता का कारण भी हो सकती हैं। यहाँ पे कुछ सजेशन भी दे रखे हैं, आपके कारण भी दे रखे हैं। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, यानी कि आपके ग्रामीण समुदाय में आपके आर्थिक पिछड़ापन होने का कारण भी है कि इसकी वजह से आपका स्लो प्रोग्रेस चल रहा है। लैक ऑफ प्रॉपर सोशल एटीट्यूड इन द रूरल एरिया, यानी कि आपके लड़कियों में जो शिक्षा के लिए जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में क्या है उसका अभाव भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की सुविधा सबसे ज़्यादा क्या होती जा रही है, लैक होती जा रही है, उसकी कमी होती जा रही है। और वुमेन टीचर की क्या होती जा रही है, महिला शिक्षक की कमी। सजेशन यहाँ पे दिया गया है कि घर से कम 1 किलोमीटर के दायरे में आपका एक प्राथमिक स्कूल की योजना होनी चाहिए। लड़कियों के लिए हॉस्टल करा देने चाहिए और उनका मेंटेनेंस में, यानी कि लड़कियों को जो हॉस्टल में रख दिया जाए तो उनका मेंटेनेंस का रख रखाव का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और उनके ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी को भी क्या कर देना चाहिए, वहाँ पे अच्छे से प्रोवाइड करा देनी चाहिए। एक अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको क्या बोली गई हैं, सजेशन दी गई हैं। अब आता है आपका ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानव का अधिकार। ह्यूमन राइट्स में यानी कि आपके मानव के अधिकार में अगर आप सिंपल तरीके से बोलें तो आपके जितने भी मनुष्य होते हैं उनके, यानी कि कोई भी इंसान की लाइफ हो, चाहे उनकी आपकी इंडिपेंडेंस हो या फिर उनकी बराबरी किसी भी चीज़ में, उनकी इक्वालिटी, उनके सम्मान का अधिकार को हम क्या कहते हैं, मानव का अधिकार, जो कि उनको हक होता है। अगर आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे तो आपको बताया गया है कि मानव अधिकार सभी मनुष्य के लिए निहित अधिकार होता है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी लिंग का हो या फिर उनके जातीय राष्ट्रीय भाषा हो कौन सी है, लैंग्वेज कौन सी है, इनकी परवाह किए बिना उनका क्या होना चाहिए, सभी मनुष्य को, सभी इंसान को उनका अधिकार बराबर मिलना चाहिए। मानव अधिकार के जीवन में उनके स्वतंत्रता से लेकर उनके अधिकार, गुलामी और स्लेवरी भी बताया गया है। जितने भी टॉर्चर उन्होंने सहे हैं वो सारी चीज़ों में भी, इसमें कई चीज़ों में क्या किया गया है, ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। क्योंकि यहाँ पे सिंपल शब्दों में आपको बताया गया है कि जो मानव अधिकार है वो एक तरीके से आपके स्वतंत्रता वर्ड के लिए यूज़ किया गया है, जिनके लिए सभी यानी स्त्री और पुरुष के होते हैं, इसके पात्र होते हैं। मानव अधिकार के उदाहरण में अगर आप लोग नॉर्मल देखेंगे तो किसी भी अधिकार में वो शामिल हो सकते हैं, चाहे वो आपके राजनीतिक हो या फिर आपके नागरिक। कोई भी विचार आप लोग प्रकट कर रहे हैं उसमें कोई भी, आपको अगर कोई विचार प्रकट करना है उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए आपको, और आपके जितने भी अधिकार हैं उसमें भेदभाव से मुक्ति का अधिकार होना चाहिए कि आपको कंपैरिजन ना हो, मतलब आपका खुद का ह्यूमन राइट्स दिया गया हो। ह्यूमन राइट्स में आपके क्या क्या इंक्लूड होता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, फ्रीडम विद स्लेवरी एंड टॉर्चर, यानी कि आपको गुलामी से, टॉर्चर से क्या क्या मुक्त किया जा सके, फ्रीडम टू ओपिनियन, और आपको सोच विचार करने की, आपको ओपिनियन देने की, उसको एक्सप्रेस करने की क्या हो, फ्रीडम, स्वतंत्रता दी जाए। द राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, और आपको काम करने की, यानी कि आपको काम और शिक्षा का अधिकार बराबर मिलना जाए। ये सारी चीज़ें आपकी किस में होती है, ह्यूमन राइट्स में इंक्लूड होती हैं। एवरीवन इज एंटाइटल्ड ऑफ दिस राइट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, और कभी कभी क्या होता है कि हर कोई इन अधिकारों का हकदार होता है बिना भेदभाव किए बिना। यहाँ पे उसके करेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, यानी कि उसकी विशेषताएं बता रखी है, इनहेरेंट, यूनिवर्सल और इंडिविजिबल। अब आपका यहाँ पे आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकार बताए गए हैं ह्यूमन राइट्स में। तो पहला यहाँ पे आर्थिक अधिकार बताया गया है कि जो आपका ह्यूमन राइट्स है, जो आपका इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट आया है वो कब आपका आया था, 1976 में लागू हुआ था। ह्यूमन राइट्स दैट द कन्वेंट सीक टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट इंक्लूड, यानी कि जो आपका मानव अधिकार है वो आपके प्रोटेक्ट करता है और आपको बढ़ावा देता है, किसकी, आपकी रक्षा करने के लिए क्या चीज़ें शामिल होती हैं, द राइट टू वर्क इन जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशन, यानी कि आपको काम करने का अधिकार क्या हो, फेवरेबल कंडीशन में, आपके बहुत अच्छी अनुकूल परिस्थिति में दिया जाए। द राइट टू सोशल प्रोटेक्शन, to an adequate standard of living and to the highest attainable standard to physical and mental well-being, यानी कि आपके सामाजिक सुरक्षा पूरा होने का अधिकार हो, जीवन में पर्याप्त जितने भी लेवल हो आपके शारीरिक या फिर आपके मानसिक भलाई के लिए, जोन से भी लेवल हो उसको क्या किया जाए, उसका अधिकार प्रोवाइड किया जाए। शिक्षा का अधिकार आपके कल्चरल फ्रीडम के लिए भी होना चाहिए और आपके साइंटिफिक, यानी कि आपके वैज्ञानिक प्रगति के लाभ का भी आनंद उठाना चाहिए।
अब आपका ह्यूमन राइट्स एजुकेशन क्या चीज़ आपके टाइटल करता है, किस चीज़ का अधिकार होना चाहिए, यानी आपका जो मानव अधिकार है वो आप चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो चाहे आप यूथ हो या फिर कोई भी बच्चे का क्या क्या अधिकार होना चाहिए। द ह्यूमन राइट टू फ्री टू एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन एंड टू रेडली अवेलेबल फॉर्म ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। अब इसमें क्या बताया है कि जो आपका ह्यूमन राइट्स है उसमें आपको फ्री एंड कंपलसरी क्या दी जाए, आपको शिक्षा मानव अधिकार दिया जाए और उसमें आपको सेकेंडरी लेवल में आसानी से क्या हो, आपको उच्च शिक्षा प्राप्त कराई जा सके। ह्यूमन राइट टू फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, और जो आपका क्या है ह्यूमन राइट्स है, मानव का जो अधिकार है उसमें आपको राइट टू फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव करने से आपको फ्रीडम देने का अधिकार है इन ऑल एरिया, चाहे आप कोई से भी एरिया में हो या फिर आप कोई से भी शिक्षा के लेवल पर हो। टू एंड टू इक्वल एक्सेस टू कंटिन्यू एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, जो कि आपके व्यवसायिक प्रशिक्षण के समान क्या हो जाता है, उसकी पहुंच के लिए उसको इक्वल कर दिया जाता है। ह्यूमन राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ, मानव का अधिकार क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे न्यूट्रिशन मतलब पोषण के लिए, रिप्रोडक्शन और हमारी फ्यूचर फैमिली प्लानिंग के लिए क्या होता है, मेन अधिकार माना गया है। अब आपका आता है आखिरकार वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण क्या होता है। एम्पावरमेंट का मतलब आपको दोस्तों साफ साफ होना चाहिए कि महिलाओं को क्या होना चाहिए, पुरुषों के बराबर इक्वल माना जाना चाहिए, यानी कि उनको इक्वल की अपॉर्चुनिटी, उनका इक्वल का राइट, उनका इक्वल का पोजीशन दिया जाना चाहिए। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, यानी कि पुरुष और महिला के बीच में हमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है यहाँ पे अलाउइंग देम टू डू एवरीथिंग डेट मैन डू, यानी कि उसका मेन अर्थ है कि उन्हें सब कुछ करने की अनुमति देनी चाहिए जो कि एक मेल करता है, यानी कि एक मैन को करने दिया जाता है। राइट एंड लॉज शैल बी फेयर फॉर ऑल विदाउट जेंडर बायस, यानी कि जितने भी आपके अब राइट्स आए हैं या फिर जितने अधिकार आए हैं और जो भी आपके कानून लागू हुए हैं बिना आपको जेंडर बायस किया बिना, यानी कि बिना उसमें असमानता किए बिना आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें उन पे लागू करने चाहिए। डेफिनेशन आप लोग के यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की दे रखी है कि सही अर्थ आपका बेहतरीन तरीका क्या है कि आप लोगों को वुमेन को क्या बनाना है, बेस्ट बनाना है, यानी बेहतरीन बनाना है कि वे क्या हैं और वो क्या हो सकती हैं। अपॉर्चुनिटी फैसिलिटीज एज एवरीथिंग दैट अ वुमेन डिजर्व इज वेल वी शैल गिव देम एज अ पार्ट ऑफ एम्पावरमेंट एंड इन द होल प्रोसेस देयर इज नो मेंशन ऑफ मैन, यानी अक्सर जितनी भी सुविधाएं के रूप में आप लोग जो चीज़ें एक औरत के हकदार में हैं उसके एम्पावरमेंट का एक भाग के रूप में दे देंगे तो वो पूरी प्रक्रिया से क्या हो जाएगा, बट उनमें अगर उनको बराबर का हिस्सा दिया जाए बट उसमें क्या हो कि पुरुषों का उल्लेख यानी पुरुषों का मेंशन नहीं किया जाए। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पे लाइन लिखी थी, देयर इज़ नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ वुमेन इज़ इम्प्रूव्ड, यानी कि उन्होंने ये बात यहाँ पे अपने क्वेट में बोली थी कि जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं आएगा तब तक हमारे वर्ल्ड का, हमारे विश्व का कल्याण होने का कोई भी मौका नहीं है, कोई भी चांस नहीं है। और यही बात पे उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बोली थी कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे चलता है और राष्ट्र भी क्या होता है, आगे बढ़ता है। आप लोग ये जो दोनों हाईलाइट करके एग्जाम में वर्ड लिख सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें बॉक्स में करके और आप इन्हें ब्लैक कलर से या फिर कोई भी आप कलरफुल पेन जो भी यूज़ करेंगे उससे हाईलाइट करके वर्ड को दिखा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके आंसर में काफ़ी हद तक बेनिफिशियल करेगी। अब आप बताना है कि भारतीय स्टेटस ऑफ वुमेन क्या था, यानी कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग देखेंगे, इन ऑर्डर टू अवेकन पीपल, यानी कि लोगों को जगाने के लिए, इट इज़ द पीपल, ये लोग हैं, हु हैव टू बी अवेकन, की जो जागृत किए जाने चाहिए, वंस ही मूव, कि एक बार वे चलते हैं, द कंट्री मूव, और उसके बाद देश चलता है, एंड दस वी बिल्ड द इंडियन ऑफ टुमारो, और इस तरीके से हम कल पे क्या कर सकते हैं, भारतीय का निर्माण कर सकते हैं। और नॉलेज ड्राइवन जनरेशन विल बी एन एसेस्ट फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ये एक तरीके से आप बोलेंगे तो एक ज्ञानचरित पीढ़ी मानी गई है जो राष्ट्र की प्रगति और उनकी प्रगति और उनके विकास के लिए क्या करा गया है, डेवलप किया गया है। टू अचीव एंड सस्टेन द हाई ग्रोथ रेट, एक्सेस इन डेफिनेशन शुड बी ओपन फॉर एंटायर पॉपुलेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और उनके उच्च यानी कि उनके उच्च विकास दर को प्राप्त करने के लिए, उन्हें बनाए रखने के लिए शिक्षा को बहुत अच्छा भेदभाव किए बिना, यानी कि क्या होना चाहिए, पूरी आबादी के लिए खोली जानी चाहिए। और
हमारी महिलाएं जो हैं उसमें सामाजिक परिवर्तन का क्या होना चाहिए, धीरे धीरे उन्हें प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि आपका जो सशक्तिकरण है उसमें एजुकेशन को क्या माना जाए, सबसे ज़्यादा मस्ट माना जाए, यानी ज़रूरत माना जाए। अब आपका स्टेटस यहाँ पे बताया गया है कि अगर स्टेटस एंशंट इंडिया में पूछा जाए कि प्राचीन भारत में वुमेन की स्थिति क्या थी, तो अब आप क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान वुमेन एंड हाई सोशल एंड रिलीजियस स्टेटस, यानी महिलाओं का क्या था, हाई स्टेटस था आपके किस स्थिति में, सोशल एंड रिलीजियस में। उसके बाद बताया गया है कि देयर इज सफिशिएंट एविडेंस। अब आपका यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे कुछ सफिशिएंट ही एविडेंस है कि जो वैदिक लिटरेचर है, वैदिक पीरियड में क्या होता था कि महिलाओं को वैदिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो कि धार्मिक संसारों में वो भाग लेती थी, यानी कि उन्हें एजुकेशन जो प्रोवाइड की जाती थी वो वैदिक लिटरेचर की होती थी, बट वो पार्ट किस में लेती थी, रिलीजियस राइट्स में। देयर वर ऑल्सो ऑथर ऑफ सर्टेन वैदिक हेम, और वो कुछ वैदिक भजनों में भी लेखों में भी थे। और उसमें उस उम्र में जो होती थी महिलाएं किस में करती थी, अपने फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन यानी कि कुछ अपने दार्शनिक सिद्धांतों में सीखने के लिए और अपने समझने के लिए क्या होती थी, कैपेबल होती थी, यानी सक्षम होती थी। और वैदिक एज में महिलाएं अपने रिमेन अनमैरिड फॉर हायर स्टडी, यानी कि अपने हायर स्टडी के लिए अविवाहित रहती थी, कि जब तक वो अपने हायर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर लेंगी। तो वैदिक पीरियड के टाइम में यानी आप लोग देखेंगे तो उसमें क्या होता था, वो लोग शादी नहीं करते थे। हाउएवर देयर वर अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन फीमेल एजुकेशन ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज, और हालांकि बाद में क्या हो गया था कि वैदिक एज में इस दौरान महिला शिक्षक में क्या हो गई, धीरे धीरे गिरावट आती चली गई। और यही आपका मेडिएवल पीरियड में है। तो मेडिएवल पीरियड में आप लोगों को बताया गया था कि जो भारत की महिला थी वो खासकर आप लोगों की सबसे ज़्यादा खराब कौन से शासन में थी, मुस्लिम के रूल के द्वारा, महिला के शासन के द्वारा मुस्लिम में सबसे ज़्यादा खराब सिचुएशन सामने आई थी। पर्दा सिस्टम वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता चला गया था, और वुमेन का जो लोअर स्टेटस था, यहाँ पे आएगा वुमेन ऑफ लोअर स्टेटस कुड नॉट अफोर्ड टू कन्फाइन देमसेल्फ विद इन द फोर वॉल ऑफ हेम, यानी कि आपको ये बताया गया है कि जबकि महिलाओं को क्या कर दिया जाता था, घर की चार दीवारों के अंदर ही रखा जाता था, और उनके लिए कोई भी जोखिम नहीं उठा सकती थी, क्योंकि उन्हें घर के सारे काम और सारे कर्तव्य के बगल में बाहर काम करना पड़ता था, ये सारी चीज़ें। ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड ओनली सिस्टम ऑफ पर्दा एंड जौहर वर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय मुस्लिम एंड राजपूत कम्युनिटी। अब आपको जैसे मैंने पीछे पर्दा और आपको जौहर सिस्टम बताया था, ये आपका किसमें, मेडिएवल पीरियड में ही केवल था, जिसमें शुरू की जा रही थी। अब आपका स्टेट इन मॉडर्न इंडिया में आपको जैसे कि पता चल गया क्या स्थिति है। तो भारत में जो आज की जो हमारी वुमेन की सिचुएशन बताई गई है वो धीरे धीरे क्या होती गई है, हमारे मॉडर्न टाइम से बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, जो भी हमारे वुमेन की सिचुएशन थी। अ कंट्री और अ कम्युनिटी कैन नॉट बी कंसीडर्ड सिविलाइज्ड वेयर वुमेन इज़ नॉट ऑनर्ड, यानी हमारे जो देश और समुदाय में इन्हें सभ्य नहीं माना जा सकता कि जहाँ महिला का सम्मान नहीं किया जाता। तो आज के टाइम पर क्या है कि उन्हें वो वाला देश हो चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, उसे क्या सिविलाइज्ड नहीं माना जाता। इंडियन लॉज आर बीइंग नीड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी महिलाओं के साथ साथ बिना किसी भेदभाव के भारतीय कानून की ज़रूरत पड़ रही है, कि अगर कार कितनी भी क्या हो सकती है उसमें उनकी कानूनों की ज़रूरत पड़ जाती है। और मॉडर्न इंडिया में आज के टाइम पे देखेंगे तो बहुत हाई लेवल पे महिलाओं ने क्या करी, अपनी रैंकिंग पे, यानी क्या बोलेंगे, उन्होंने हाई अपनी पोस्ट रैंक कर रखी है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो या फिर डिफेंस सर्विस हो, इन सब चीज़ों में उन्होंने क्या कर रखा है, भाग ले रखा है। और अगर देखेंगे आप तो हाल ही के दिनों में आप महिला जैसे मदर टेरेसा हो गई, विजय लक्ष्मी पंडित हो गई, एमएस सुमा लक्ष्मी हो गई, लता मंगेशकर जी हो गई, ये सब क्या हो जाती है हमारी, इन्होंने इंटरनेशनल फेम अचीव करी है। वुमेन हैव ऑल्सो अचीव्ड हाई फेम इन द एरिया ऑफ लिटरेचर, म्यूजिक एंड एक्टिंग। और जो हमारी महिलाएं हैं वो उन्होंने क्या अचीव किया है, प्रसिद्धि नहीं सिर्फ आपकी नॉर्मल एजुकेशन या फिर आपके स्पोर्ट्स में, बल्कि उन्होंने लिटरेचर साहित्य में भी, म्यूजिक में भी और एक्टिंग में भी उन्होंने क्या किया है, हासिल साबित किया है। मोर ओवर वुमेन आर ज्वाइनिंग द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जबकि महिलाओं ने अधिक से अधिक क्या किया है, साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच में भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, शामिल होती जा रही हैं। अब आपका आएगा स्टेजेस बताए गए हैं कि क्या क्या आपके चरण है। पहला है पावरलेस इंटीशन, यानी कि दीक्षा है, पार्टिसिपेशन हिस्सेदारी होती जा रही है। उसके बाद अडॉप्शन और लीडरशिप होता जा रहा है। अब यहाँ पे 6S दे रखे हैं किसके, वुमेन एम्पावरमेंट का। इसको आप लोग हाईलाइट करके एग्जाम में जरूर लिख सकते हैं। आपका ये वुमेन एम्पावरमेंट आएगा तो एक पॉइंट आप लोग इसे इंक्लूड कर सकते हैं, किसी को अगर आप स्किप करना चाह रहे हैं या फिर आप भूल जाते हैं तो।
पहला एस होता है शिक्षा, जिसका मतलब होता है एजुकेशन। उसके बाद होता है स्वास्थ्य, जिसे कहते हैं आप हेल्थ। उसके बाद आता है स्वावलंबन, जिसे सेल्फ रिलायंस बोला जाता है। उसके बाद आता है आपका सामाजिक न्याय, जिसे आप बोलते हैं जस्टिस। और उसके बाद संवेदन यानी कि सेंसिटिविटी। और आपका आता है समता, जिसे आप बोलते हैं इक्वालिटी, यानी कि बराबर का हकदार किसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे महिला सशक्तिकरण के कोई कार्य दे रखे हैं, जैसे कि पहला आप लोग देखेंगे हिंदू विडो रीमैरिज, यानी कि हिंदू की विधवा के पुनर्विवाह किया जाता है। वो एक्ट भी लागू हुआ था। वो एक्ट आपका कब आया था? 1856 में। उसके बाद इंडियन पेनल कोड आया था। ये आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन से कार्य आ गए थे। प्रोग्राम बताएगी ये वुमेन एम्पावरमेंट में कौन कौन से कार्यक्रम या योजना आई थी, जैसे कि पहला आ गया था आपका 22 जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम आ गई थी। उसके बाद आ गया था वन स्टॉप सेंटर स्कीम, जो कि 1 अप्रैल 2015 में आ गया था। वुमेन का हेल्पलाइन स्कीम आ गई थी, चाहे वुमेन का आपका वायलेंस हो रहा हो या वुमेन का हेल्पलाइन सेंटर आ गया हो, तो उनके लिए हेल्पलाइन स्कीम 1 अप्रैल 2015 को लागू हो गई थी। उसके बाद उज्ज्वल दिसंबर 2007 में इनका एक स्कीम को लागू किया गया था। और वर्किंग वुमेन हॉस्टल यानी कामकाजी महिला छात्रावास आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 1972 से लेके 73 तक, और रीलॉन्च उसे 6 अप्रैल 2017 में किया गया था। तो ये कुछ स्कीम आप लोग लिख सकते हैं। अब आपका यहाँ पे 4 थ्योरीज आती हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहली थ्योरी जो आपकी जेंडर में बोली गई है वो आती है आपके, याद रखिएगा दोस्तों, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ ये सिंगल यानी इन सब चारों को क्या कर सकते हैं, सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्क्राइब करवाया जा सकता है, यानी कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब आता है सोशलाइजेशन थ्योरी, यानी सामाजिकरण सिद्धांत क्या होता है। दूसरा जेंडर डिफरेंस थ्योरी होती है, जिसे आप केयरिंग थ्योरी भी कह सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल थ्योरी होती है, और उसके बाद डीकंस्ट्रक्टिव यानी कि विनिर्माणात्मक सिद्धांत बोलते हैं। तो ये 4 थ्योरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट ईयर में अगर आप लोगों की थ्योरी आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो आपकी थ्योरी एक तो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, और लॉन्ग में आ गया तो एक साथ 2 थ्योरी पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग सोशलाइजेशन थ्योरी देखेंगे। तो दोस्तों समाजीकरण वाले में क्या होता है, सोशलाइजेशन थ्योरी यानी कि आपके समाजीकरण सिद्धांत जो होते हैं, इस सिद्धांत में आप लोगों के समाज के ये देखा जाता है कि किस चीज़ से प्रभाव करता है कि जो लोग हैं वो समाज में पुरुष और महिला के रूप में किस तरीके से व्यवहार करते हैं। जेंडर सोशलाइजेशन इनकम्पासेस द प्रोसेस ऑफ लर्निंग सोसाइटी जेंडर रोल, यानी कि आपके जेंडर रोल में समाज में आप लोगों के जेंडर सोशलाइजेशन में क्या किया जाता है, उनके फ़ायदे और उनके कुछ लिमिटेशन को सीखने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। और कुछ सोसाइटी में यानी कि कई समाज में हमें जेंडर रोल क्या देखा जाता है, काफ़ी हद तक उसमें कम डेफिनेशन, उसे कम परिभाषित, कम माना जाता है। फॉर इंस्टेंस मैन हैव ट्रेडिशनली बीन एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग, जैसे उदाहरण के लिए कभी कभी आप लोग देख लेंगे कि पारस्परिक रूप से भी देखा जाता है कि जो मैन होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, इवन डोमिनेटिंग भी होते हैं, जो कि ये सारी उम्मीदें क्या करती जाती है, धीरे धीरे उन पे हावी कर दी जाती है। और वुमेन हैज़ बीन, आप लोग वुमेन और मैन का कंपैरिजन देखेंगे तो वुमेन हैज़ बीन एक्सेप्टेड टू बी मैच्योरिंग, सेंसिटिव, इमोशनल एंड रिलेटिवली पैसिव। द मेन एजेंट ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन आर पेरेंट, पीस, सिबलिंग, स्कूल, सोसाइटी एंड रिलीजन। यानी कि आपको ये बोला गया है जो महिलाएं होती हैं वो क्या होनी चाहिए, परिपक्व होनी चाहिए, सेंसिटिव यानी संवेदनशील होनी चाहिए, इमोशनली होनी चाहिए, और उन पर निष्क्रिय कर जाते हैं, उनसे ये सारी उम्मीदें जगा दी जाती है और उनसे ये सारी उम्मीदें करी जाती हैं। तो जो आपके जेंडर यानी कि जो आपका जेंडर सोशलाइजेशन है, समाजीकरण का जो मेन आपका एजेंट होता है, मेन जो आपका फोकस होता है वो किससे, आपके माता पिता, आपके जो आप सिबलिंग्स हो गए, आपके भाई बहन होंगे, या फिर स्कूल या फिर समाज, इन सब पे क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है। सोशलाइजेशन थ्योरी में आपको ये भी बताया जाता है कि हर छोटे बच्चे के लिए चाहे माता पिता और परिवार यानी कि आपके जितने भी यंग चिल्ड्रन होते हैं उनके पेरेंट्स क्या होते हैं, आपके जेंडर सोशलाइजेशन को आकार देने के लिए आपका उसका केंद्रित भूमिका निभाते हैं। दे डिटरमाइन हाउ द फैमिली इंटरेक्ट विद अ बॉय, और ये भी निर्धारित करते हैं कि परिवार लड़के के साथ कैसे व्यवहार करेगा और लड़की के साथ कैसे व्यवहार करेगा, वो चाहे उनके टॉय से और चाहे उनके कपड़ों के प्रकार से किस तरीके से उनसे बातचीत करता है, किस तरीके से उन्हें शो करता है। ये आपका सोशलाइजेशन थ्योरी में आता है। नेक्स्ट थ्योरी जो आती है वो आती है आपकी जेंडर डिफरेंस थ्योरी। जेंडर यानी कि समाजीकरण में आप इसमें क्या होता है कि इसमें थ्योरीज यानी सिद्धांतकारों को लगता है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों
से अलग करना एक समस्या मानी गई है। उन्हें लगता है कि इसे क्या कर दिया जाए, धीरे धीरे इसे ख़त्म कर दिया जाए कि जो लड़कियों को लड़कों से अलग माना जाता है उन्हें क्या कर दिया जाए, एक साथ माना जाए, दोनों में उन्हें कंपैरिजन करना बंद कर दिया जाए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जेंडर डिफरेंस थ्योरीज बिलीव डैट, यानी कि जो जेंडर डिफरेंस थ्योरीज है उन्होंने ये मानना है कि जो फेमिनिस्ट हैं, ट्रेड शुड बी आइडेंटिफाइड एंड दे शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस, यानी कि जो स्त्री के वुमेन के जो लक्षण हैं उनकी पहचान कराई जानी चाहिए और उनको महत्व भी दिया जाना चाहिए। उनका मानना ये भी है, यानी कि जितने भी आपके थ्योरिस्ट हो गए, सिद्धांतकार हो गए, उनका मानना ये था कि बालिका की शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं स्कूल की संस्कृति और आपके फेमिनिज्म में आती है उनके बीच में धीरे धीरे क्या होना चाहिए, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को क्या कर देना चाहिए, संबंधित नहीं होने चाहिए और धीरे धीरे उन्हें कम कर देना चाहिए। जेंडर डिफरेंस थ्योरी में आप लोग आगे भी देख सकते हैं, उनका मानना था कि जो लड़कियां का हो उनको क्या कर दिया जाए, जेंडर न्यूट्रल, यानी एक सेकेंड, स्ट्रक्चरल में आ गया। जेंडर डिफरेंस में क्या बोला गया था कि गर्ल्स शुड नॉट बी जेंडर न्यूट्रल बट जेंडर सेंसिटिव, यानी कि जो लड़कियां होती थी वो जेंडर न्यूट्रल ना होकर बल्कि क्या कैसी होनी चाहिए, जेंडर सेंसिटिव होनी चाहिए। दे नीड दिस टाइप ऑफ एजुकेशन, और उन्हें इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होनी चाहिए। जेंडर डिफरेंस थ्योरीज डू नॉट पोजेसेस यूनिफॉर्म व्यू, आप लोग इसे अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। मैं डिफरेंस आपको बता देती हूँ कि इस जेंडर डिफरेंस में जो जितने भी सिद्धांतकार थे उनका मानना था कि जितने भी महिलाओं को जानने के लिए कि उनको किस तरीके से पुरुषों के द्वारा नियोजित करना चाहिए, उन्हें अलग और कम मानना नहीं चाहिए। और अक्सर कभी कभी क्या होता था कि पुरुष और महिलाओं को एक समान निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके के क्या कर दिए जाते थे, एम्प्लॉयमेंट अपनाया जाता था। और कभी कभी इन्हें क्या कर दिया जाता था, डिफरेंट लर्निंग अप्रोचेस दिए जाते थे, यानी विभिन्न सीखने के दृष्टिकोण में शामिल किया जाना चाहिए। ये आपका आता है जेंडर डिफरेंस थ्योरी में। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल थ्योरी क्या होती है, यानी कि आपका लिंग का संरचनात्मक सिद्धांत क्या होता है। तो इसमें आपको यह एनालाइज किया जाता है कि स्ट्रक्चरल थ्योरी में दोस्तों ये एक उस सिद्धांत के द्वारा माना गया था जो समाज में एक समूह के द्वारा प्राप्त की गई शक्ति से रोका जाना चाहिए। और आप लोगों के इसमें विशिष्ट समूह द्वारा शक्ति और विशेष अधिकारी क्या होने चाहिए, आप लोगों के समकोचन पे, यानी कि उनका मेन ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको स्ट्रक्चरल थ्योरी बता दूं तो इसमें आप लोगों का दोस्तों कि वुमेन को क्या होता था कि उनको उनकी नौकरी में सबसे ज़्यादा कम पेमेंट दी जाती थी। उसके बाद आप लोग बोल सकते हैं कि उनके शिक्षा के माध्यम से छात्र को जागरूकता पे फोकस करना चाहिए। तो ये आपके स्ट्रक्चरल थ्योरी में आ जाता है। और फोकस करना चाहिए कि जो दो लिंगों के बीच में समाज की शक्ति का क्या करा जाए, उसे कंस्ट्रक्टिविज्म बनाया जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे पॉइंट आउट भी देखेंगे तो स्ट्रक्चरल एनालाइज पे फोकस किया गया था कि सिस्टमेटिक उनका होना चाहिए, किस तरीके से उनकी शक्ति पे और उनके पावर पे उनका ध्यान केंद्रित करा जाना चाहिए। और कुछ थ्योरी के अनुसार यहाँ पे बोला गया था कि जो कुछ शक्ति ऐसी होती हैं जो एक समूह क्या होती है दूसरों पर बहुत कुछ कर देते हैं और उनके कानून पे, यानी कि उनके लॉज हो, उनके स्टैंडर्ड हो या फिर उनके प्रैक्टिस हो, उनके रिलेशन, उन सबकी संपत्ति का क्या माना जाता है, एक पार्ट माना जाता है। बोथ जेंडर एंड अदर फॉर्म ऑफ इक्विटी आर ऑर्गेन एंड सस्टेन्ड बाय मोर और लेस स्टेबल, यानी कि जो दोनों लिंग और असमानता होती हैं वो दोनों से कम ज़्यादा होती रहती हैं, जो कि एक निरंतर रूप में देखा गया है। यानी स्ट्रक्चरल थ्योरी में जो आपकी परंपरा चली गई होती है कि एक ही तरीके है कि मैन को ही पावर प्रोवाइड करी जाए, वुमेन को पावर प्रोवाइड कम होनी चाहिए, तो इन सबको खत्म करने के लिए स्ट्रक्चरल थ्योरी आपकी आई थी। यहाँ आपके लास्ट यूनिट पे आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट पूछा जाएगा कि वर्क प्लेस यानी कि काम की जगह पे कितने हो, तो आप लोग देखेंगे 79% विक्टिम क्या होती है, वुमेन होती हैं और 21% आपके मैन इंक्लूड होते हैं यहाँ पे। उसके बाद 51% आर हैरेस्ड बाय अ सुपरवाइजर, यानी कि जो 51% जो होते हैं वो आपके सुपरवाइजर के द्वारा, जो कि आप लोग को सुपरवाइज करते हैं आपके वर्क प्लेस में, उनके द्वारा परेशान किया जाता है। आपके बिजनेस हो, ट्रेड हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, ये सब क्या होता है, आप लोगों को एक सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होता है यहाँ पर। तो आप लोगों को ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि 302 में से अगर आप कुछ कारण देखेंगे तो उसमें से 2550 कुछ ऐसे केसेस हैं जो लोगों पर हमला भी किया जाता है, उन लोगों के व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, पीड़ितों द्वारा मामलों में कुछ मुकदमा भी चला जाता है। ये आपके वर्क प्लेसेस में आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। हैरेसमेंट बाय नेबर,
अब आपको ये बताना है कि हैरेसमेंट बाय नेबर बताना है कि आपके नेबर के द्वारा। अब यहाँ पे क्या है, हैरेसमेंट क्या है, आपका एक सीरियस यानी कि गंभीर मुद्दा भी बन गया है, जो हालांकि हम लोग ये देख सकते हैं, चाहे हम सड़क पर हो या पे हम कहीं पर भी काम करने जा रहे हो, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम अपनी आंखों पर पट्टी, जैसे हम घर पर हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, अब बिना किसी टेंशन के आराम से रह लेते हैं, पर जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमें भी कोई ना कोई टेंशन हो जाती है। तो हैरेसमेंट क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऐसा ही हो जो आप से दूर हो जाए, बल्कि ऐसा भी प्रभाव डाल सकता है कि जो हमारे जीवन के क्या कर सकता है, कुछ पहलू को छू लेता है, कुछ स्टेप को टच कर लेता है। आइडेंटिफाई क्या है इसकी, आइडेंटिफाई द हैरेसिंग बिहेवियर, वन कॉमन फॉर्म द हैरेसमेंट टेक इन्वॉल्व पॉलिसी एजेंसी, यानी सबसे पहले परेशान करने वाला व्यवहार की हमें पहचान करनी चाहिए और आमतौर पर हमें पुलिस एजेंसी में शामिल हो जाना चाहिए। उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट स्कूल में बताया गया है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट स्कूल में है, वर्क प्लेस हो चाहे, एज डेफिनेटली टेकन इट्स प्लेस इन द पब्लिक आई, उन्हें अपनी क्या बनानी चाहिए, उन्हें जनता की नज़रों में अपनी जगह बना लेनी चाहिए। स्कूल हैव रिसीव्ड देयर वेकअप कॉल थ्रू हाईली पब्लिक एंड कॉस्टली इंटिमिलेशन। सेक्सुअल हैरेसमेंट में आप कुछ पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं कि आज के अगर हम लोग रेटिंग पॉइंट देखेंगे तो आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 5 से 12 साल के वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, यौन शोषण का शिकार हो जाते हैं। चाहे वो लड़के हों या फिर लड़कियां हों, दोनों समान रूप से यौन शोषण का शिकार बनाए जाते हैं स्कूल में भी। जबकि स्कूल में भी क्या होता है, बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले आजकल सामने आ रहे हैं, आपके स्कूल बताएं। और 90% आप लोगों के अधिक मामले क्या होते हैं कि माता पिता उनके परिवार के लोगों को इन सब बातों का पता नहीं होता कि बच्चा जो है वो किसका यौन उत्पीड़न का क्या हो रहा है, दिन पर दिन सेक्सुअल हैरेसमेंट का क्या हो रहा है, शिकार बनता जा रहा है। चाहे वो स्कूल बस में ड्राइवर या कंडक्टर के द्वारा भी ऐसी घटनाएं आजकल हो रही हैं। तो आप लोग ये सब पॉइंट के लिख सकते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट में ये सारे पॉइंट आउट लिख सकते हैं। अब आपका वायलेंस, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वायलेंस बता दिया कि वायलेंस क्या होता है। वायलेंस आपका यानी कि जो हिंसा होता है वो आपके शारीरिक बल का उपयोग, यानी चाहे आप इंजर्ड हो जाए, अब्यूज़ यानी कि आप लोग दुर्व्यवहार, डैमेज और डिस्ट्रॉय, जैसे कि कोई चीज़ आपकी डिस्ट्रॉय नुकसान हो जाती है, आप लोग की कोई क्षति या डैमेज हो जाता है, तो ये क्या होता है, वायलेंस का होता है। फॉर्म ऑफ वायलेंस है, फिजिकली भी हो सकता है, सेक्सुअली भी हो सकता है, इमोशनली, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक और आपके डेनियल ऑफ रिसोर्स ऑफ वायलेंस, यानी कि आपके संसाधन के अवसरों से वंचित भी आपका ये फॉर्म ऑफ वायलेंस हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म्स एंड टाइप ऑफ वायलेंस देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। फिजिकल अब्यूज़ मैंने यहाँ पे बता दिया है, फिजिकल अब्यूज़ में किस तरीके से आपके इंक्लूड होते हैं कि जिस तरीके से अगर किसी इंसान को या धक्का मार के या फिर उसे धक्का देना, उसे हिट करना, मारना, थप्पड़ मारना या फिर उसे पिंच करना, ये सब किसमें, फिजिकल अब्यूज़ में आ जाते हैं। ठीक है, किसी को या बोल सकते हैं छुरी चलाना, किसी भी वस्तु को फेंकना और उसको बर्न यानी जला देना, ये सब चीज़ें आपकी फिजिकल अब्यूज़ में आ जाती हैं। और सेक्सुअली अब्यूज़ में आप बोल सकते हैं कि बिना किसी उसकी समिति के, यानी कि बिना उसकी परमिशन के अकॉर्डिंग उसके साथ यौन संपर्क में आना भी एक क्राइम माना गया है। और आपका इवन, जबकि अगर आपकी शादी हो जाती है उसमें भी आ स्पाउस कैन नॉट बी फोर्स टू बी हैव सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, राइट, यानी शादी होने के बाद भी अगर किसी भी मैरिड कपल में उन्हें मजबूरन में आपस में संपर्क आना भी, ये भी आपका एक अब्यूज़ आ जाएगा, सेक्सुअल अब्यूज़। फाइनेंशियली अब्यूज़ बताया गया है। फाइनेंशियली अब्यूज़ में क्या होता है दोस्तों, इसमें फाइनेंशियल में आप लोगों का किस तरीके से दुर्व्यवहार होता है, जब आप किसी और से नियंत्रित करने के लिए धन या संपत्ति का उपयोग करते हैं। इसमें कौन सी चीज़ें आपकी शामिल हो सकती हैं, आप लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे टेकिंग समवन मनी और प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, यानी बिना अनुमति के आप किसी का पैसा या संपत्ति ले लेते हैं, तो ये आपका फाइनेंशियली अब्यूज़ में आ जाता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कौन से पॉइंट, किसी को नियंत्रित करने के लिए पैसा रोकना, या फिर उसको किसी इंसान को आपको कंट्रोल करना है तो उसका पैसा रोक लिया, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी फाइनेंशियल अब्यूज़ में आ जाती हैं। और आप प्रेसिंग समवन टू साइन डॉक्यूमेंट, और किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करवाने का भी प्रेशर देना आपका फाइनेंशियली अब्यूज़ माना गया है। फोर्सिंग समवन टू सेल थिंग और चेंज अ विल, यानी कि किसी को चीज़ें बेचना और ऐसी इच्छा जताना कि जो उनकी विल है उसको क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, फ्रॉड करना, धोखाधड़ी और चोरी करवाना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक अपराध मानी गई है जो कि आपकी फाइनेंशियली अब्यूज़ में आता है। तो फाइनली आप लोगों की दोस्तों जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, आप लोगों की मैराथन क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आप लोगों के आज के इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे कि नेक्स्ट लेटेस्ट नोटिफिकेशन और बाकी अलग मैराथन की जैसी वीडियो आएगी आप लोगों तक अपडेट हो जाएगी। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है, नेक्स्ट वीडियो पर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।